Dr. Risha, should we start it now? Can you hear me, Dr. Risha? Assalamualaikum. Sorry, actually I was unmuted at that time. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? Let me introduce you and we'll start here. Assalamu alaikum, dear participants. It's Saad Abdullah. Today we have Dr. Risha Ayaz with us. She's pharmacist, she's education enthusiast and researcher. She did her Pharm D and MPhil in Pharmaceutical Sciences from University of Karachi with teaching experience in Bakai Institute of Medical Sciences, Bakai Medical University. She's certified trainer from Teach and Speak platform. She's certified online educator from Hamdan bin Muhammad Smart University, UAE. She has conducted online sessions on different topics, including preparatory classes for US board certification. She has arranged seminars, conferences, and events and managed social media groups. Ma'am, thank you so much for joining us in this valuable session. Thank you. Am I audible, sir? Yeah, you're audible. And we hope that we will learn something very interesting regarding this topic from you today. Inshallah. Thank you for the introduction. Today, as you all know, the topic is study design. So we are going to learn some study designs. I hope you all have a prior idea about that. So we will just have a recap, and inshallah, things will be more clear for you. So, what a good research design must have. Four things must be present in your research design. It should be neutral, it should be reliable, valid and generalized. ठीक है, समझ के आ रहा है न्यूट्रल ये कि किसी भी अभी हम आगे पढ़ेंगे ये टर्म्स एक्सप्लेन होंगी. ठीक है, यानी आप किसी भी चीज को एक्स्ट्रा सपोर्ट ना कर रहे हो या किसी भी चीज को जो है आप वो ना देख रहे हो. ठीक है, रिलायबल यानी कि वो यूज हो सके दोबारा से सेम रिजल्ट्स जनरेट कर सके. ठीक है, आगे दूसरी स्टडीज में लोग रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकें. ठीक है, और फर्दर स्टडी भी कर सकें. फिर वैलिड हो, सेम वही चीजें, ये दो चीजें अल्टीमेटली आपकी स्टडी क्या होगी, वैलिड होगी. ठीक है, जनरलाइज हो, पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई हो सके. सही. तो ये चार फैक्टर्स जो है वो नेसेसरी है किसी अच्छे रिसर्च डिजाइन के लिए. ठीक है, हम नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं तीन मेन कैटेगरी में. बहुत सारी क्लासिफिकेशन मिलेगी. दिस इज नॉट द ओनली वे टू क्लासिफाई रिसर्च डिजाइन स्टडीज. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो तीन फैक्टर्स पे डिपेंडिंग करके हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि स्टडी पर्पज की बेसिस पर कि आप किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं कि मोस्टली होता है कि आप अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, एनालाइज क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज को स्टैटिस्टिकली या फिर किसी और जो मेथड के थ्रू आप जनरेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स. ठीक, टाइम डिपेंडेंट हो सकती है आपकी स्टडी. प्रोस्पेक्टिव यानी कि आप फ्यूचर में ले जाकर देख सकते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव यानी आप पास्ट स्टडीज, पास्ट जो भी हैपनिंग हुई है उनके ऊपर अपनी स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर ओरिएंटेड हो सकती है कि इन्वेस्टिगेटर एज एन एक्सपेरिमेंट इसे परफॉर्म कर रहा है. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रायल. आपको पता है, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए, बायोस्टैट्स के हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ना सैंपल्स. इसमें आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे होते. ठीक, उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑब्जर्वेशनल ट्रायल. आप ऑब्जर्व करके देख कर जो है अपनी स्टडीज कंडक्ट कर रहे होते हैं. ये
पर्पज यही है, यही चीज है। रेट्रोस्पेक्टिव कैन बी डिस्क्रिप्टिव, इट कैन बी ऑब्जर्वेशनल, ठीक, लेकिन आप इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, यानी दीज टर्म्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ स्टडी यू आर डूइंग। सही, ये है मेन हायर की आपकी क्लिनिकल स्टडी डिजाइन की, कि आपको यकीन कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई ओपिनियन होता है, कहीं कोई आप रिव्यू पढ़ते हैं जिसकी बेसिस पे यू आर डिसाइडिंग दैट दिस थिंग मस्ट बी लुक थ्रू, एंड उसमें आपको जरा ज्यादा टाइम देने की, अपनी जो है जो भी आपने स्टडीज आपने कंडक्ट करनी है उसके लिए अपने रिसोर्सेज लगाने की जरूरत है। So it can be in start in the form of case report, case series. It can go further as cross-sectional, case control, cohort, and then RCT, systemic review and meta analysis. यानी ये जो एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, अभी हम फर्दर आगे 10 मिनट्स को देखेंगे। ठीक, अच्छा, अब हमने सबसे पहली स्लाइड में क्या देखा था कि कुछ 4 बेसिक क्राइटेरिया है जो आपकी स्टडी को फॉलो करना चाहिए। इट शुड बी वैलिड, इट शुड बी न्यूट्रल, इट शुड बी रिलायबल एंड इट शुड बी जनरलाइज्ड। One of that was validity. What is validity? As the name indicates कि ऐसी चीज कि आपकी शो करे कि आपने जब काम किया है ना वो काम ऑथेंटिक है, ठीक है, वो काम सारे पैरामीटर्स पे पूरा उतर रहा है। ठीक, तो आपका पैरामीटर क्या है कि जो भी आपका स्टडी टारगेट है वो आप अचीव कर रहे हैं सही से। तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रॉपर मेथड यूज करना है, प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को कंडक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये सारे चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी आपकी स्टडी की वैलिडिटी को अच्छा करने में। सही, अच्छा, इंटरनल वैलिडिटी ये कि जो भी स्टडी की आपका डिजाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसका मेथड सही होना चाहिए, उसको आप सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। अगर इंटरनल वैलिडिटी नहीं है तो क्या रीजन हो सकते हैं? इट कैन बी कि आपका स्टडी डिजाइन प्रॉपर नहीं था, आपने सही से सिलेक्शन नहीं की थी सैंपल की। आपने बायोस्टैट में पढ़ा होगा सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके सैंपल जो है वो रैंडमली सेलेक्ट होने चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्टडी कि आपने कैसे करने हैं, स्ट्रेटिफाइड होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट जो है आपके सिनेरियोज हैं उसके हिसाब से आपने अपने सैंपल साइज जो है वो भी डिसाइड करने हैं, कैसे सैंपल कलेक्ट करने हैं, किस पॉपुलेशन से कलेक्ट करने हैं वो भी डिसाइड करना है, ठीक। उसके अलावा क्या है कि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो कैसे एंगेज हैं या नहीं, ठीक है। आपने हर चीज जो हर स्टेप है उसको थॉरली और प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, ठीक। एनालिसिस आपने सही करना है, उसको रिपोर्ट सही करना है। अच्छा, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हम कोई स्टडी परफॉर्म करते हैं तो this study will be applied on the population. The purpose of the study is to be applied, to be used, right? आप स्टडी कर क्यों रहे हैं, right? तो आप जब ये स्टडी करते हैं तो आपने इंटरनली वैलिडेट कर ली। अब वो इस काबिल भी होनी चाहिए कि वो आपकी पॉपुलेशन पर या जिस भी आप सेटिंग में, क्लिनिकल सेटिंग में उसको अप्लाई करना चाहते हैं उसको आराम से कर सकें। उसकी बेसिस पर आप आगे फर्दर जो है रिसर्च स्टडीज या फर्दर जो यूटिलाइजेशन है उसकी कर सकें, ठीक। अच्छा, अब इसमें भी क्या हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें कि आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं हो रही। वही बात है कि आपने जो पॉपुलेशन का जो सैंपल था, जिस सैंपल के थ्रू आप उस स्टडी को जनरलाइज कर रहे थे, स्टडी तो आपने स्पेसिफिक सैंपल पे करनी होती है ना, लेकिन एक्चुअली इट शुड बी जनरलाइज टू। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ पाकिस्तान के किसी एक सिटी में कर रही हूँ, कराची में कर रही हूँ, लेकिन ऐसे जो सैंपल्स कलेक्ट करने चाहिए कि वही स्टडी हम पाकिस्तान की दूसरी सिटीज में भी एज एग्जाम्पल यूज कर सकें, ठीक। तो आपने पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक, आपने अपनी क्लिनिकल सेटिंग, आपने अपने पेशेंट वो सब सोच के जो है सेलेक्ट करनी है, ठीक। अच्छा, अच्छा, उसके बाद अब ये सब हो गया, इंटरनल वैलिडिटी हुई, आपने अपने इंटरनल वैलिडेट कर लिया, आपने ये भी पॉइंट ध्यान में रखा कि इट शुड बी एक्सटर्नल वैलिडेट टू, ठीक। उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि देयर कैन बी सम एरर्स, रैंडम एरर्स आर ऑलवेज बाय चांस, ठीक। या आपकी जो भी आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था उसमें नहीं है वो आ रहा है, आपका किसी भी वजह से कोई एरर हुआ है, ठीक है, तो यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज दैट एरर टू। आपने ये भी अभी देखा होगा पहले कि देयर आर मैनी वेज बाय विच यू कैन मिनिमाइज द एरर, और उसके अलावा आप स्टैटिस्टिकली भी एरर फैक्टर अपना कम कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके अलावा बायस स्टडी डिजाइन में, यानी वही बात आ गई आपकी इंटरनल वैलिडिटी नहीं सही,
अगर इंटरनल वैलिडिटी सही नहीं तो ऑब्वियसली बात है इट कैन लीड टू समथिंग प्रॉब्लमेटिक, आपकी स्टडी प्रॉपर कंडक्ट नहीं होगी। सही, तो आपकी जो ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आपने सोचे थे वो नहीं आएंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपनी स्टडी के जो बायस हैं वो भी खत्म करने चाहिए। आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला बायस जो आता है नॉर्मली क्लिनिकल स्टडी रिसर्च स्टडीज में, दैट इज सिलेक्शन बायस। Selection bias, as the name indicates, as we were talking about that, the selection of the sample is very important. You have to select the samples according to your desired study outcome. ठीक है, आप क्या चाहते हैं उस स्टडी से, आप कहाँ वो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो उसकी बेसिस पर आपने अपने सैंपल्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर परफॉर्मिंग इट ऑन अ स्पेसिफिक एथनिसिटी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करने हैं अपने सैंपल, एंड यू विल ऑब्वियसली मेंशन इन योर रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च सब्जेक्ट कि आप इस जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं और ये टारगेट हमारा है। ठीक, तो उस टारगेट की बेस पर यू हैव टू सेलेक्ट योर सैंपल्स। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें, अभी जैसे हमने कहा कि हम अभी फॉर एग्जाम्पल हमें कराची की है एक स्टडी करनी या लाहौर की है एक स्टडी करनी, तो अगर मैं जो मेरा टारगेट यही है शो करना है कि मैंने ये स्टडी विद इन दिस प्रीमिसेस की है और मैं सिर्फ इस प्रीमिसेस का देख रहा हूँ, तो वहीं पर आपने उसको कन्फाइन कर दिया है। ठीक है, तो आप अपना सिलेक्शन भी उसी की बेसिस पर करेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये स्टडी जो है इसकी जो आउटकम है वो पूरे पाकिस्तान में देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका सैंपल सिलेक्शन जो आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद रिकॉल बायस। अभी हमने स्टडीज पढ़ी कि हमने कहा कुछ स्टडीज होती हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव होती हैं, जो कि पास्ट से लेके चलती हैं। जब आप पास्ट से बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है यू आर गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस, यू विल बी चेकिंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि रिकॉल बायस आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट से पूछ रहे हैं कि जी आपको अभी जो है डायबिटीज है, तो आपका जो पहला आपने एक रिस्क फैक्टर डिसाइड किया कि डायबिटीज कैन बी रिलेटेड टू कोल्ड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको अगर अपने पेशेंट से पूछना है, ठीक, वो पेशेंट जो है मे बी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ समथिंग ही इज टेकिंग। ठीक, अरीशा सॉरी आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, अच्छा एक सॉरी। अब बताइए मुझे आवाज सही आ रही है, अभी भी कट रही है? जी अभी कुछ बेहतर है। चलिए ठीक है, सही, जोर से बोलेंगे इट्स ओके। नहीं ये सही है। ठीक है, अच्छा सही है। रिकॉल बायस क्या है कि अगर आपने रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज की है, मोस्टली इनमें ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि रिकॉल की बात कर रहे हैं ना, पुरानी चीज को याद कर रहे हैं। ठीक, तो उस बायस की वजह से भी आपकी स्टडी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं तो हाउ कैन यू गेट द प्रॉपर रिजल्ट। फिर इंटरव्यू बायस भी सेम वही चीज की, जब आप किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू का इट्स नॉट नेसेसरी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव में हो, ये बहुत सारी स्टडी डिजाइन में यूज हो रहा होता है। उसमें भी ऑब्वियसली बात है आप जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो यू हैव सम क्वेश्चंस, यू हैव स्पेसिफाइड पर्सन जिनसे आप वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। जिनसे आप पूछ रहे हैं उनके साथ भी आप बायस होकर नहीं पूछे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपने एक सब किसी कोलीग से पूछ रही हूँ, किसी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं माइनस कर रही हूँ, नहीं, दैट्स रॉन्ग। आपका जो इंटरव्यू जो सर्वे आपने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चनर बनाया, तो वो जनरलाइज होना चाहिए, वो सबके लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर वो डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके रिजल्ट पर, तो वहां पे आपका इंटरव्यू बायस आएगा। इसी तरह से मिस क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल कि आपने सिलेक्शन भी सही कर ली, रिकॉल भी सही हो गया, इंटरव्यू भी सही हो गया, ठीक, आपने जो क्लासिफाई किया वो भी गलत किया। आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं ना, फिर आपने कहा कि हमारे पास 30 to 45 ईयर्स का एक ग्रुप है, हमारे पास 10 to 15 का है, 20 to 25 का है। ठीक, एज ग्रुप आपने डिफाइन किए अपनी स्टडी के लिए, लेकिन आपने ये स्टडी के लिए जो एज ग्रुप डिफाइन किए सही नहीं किए। यानी या तो ये कि वो ज्यादा होने चाहिए थे, गैप उनका 10-20 ईयर्स का होना चाहिए था, या फिर ये कि आपने सेम गैप दिया है कि मैंने कहीं 10 ईयर्स कहीं 5 ईयर ले लिए। ठीक, तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं आपके स्टडी के बायस में, आपकी स्टडी की वैलिडिटी को मुतासर करने में। ठीक है, आपकी स्टडी की वैलिडिटी जो है वो कम हो जाएगी जब ऑब्वियसली बात है जब आपने
प्रॉपर मेथड वो डिजाइन फॉलो नहीं किया तो उसका असर आपके रिजल्ट्स पे पड़ेगा। इसी तरह पब्लिकेशन बायस तो नॉर्मली क्लास से ये जाता है कि आपने जो काम किया था आपने वो काम उस तरीके से रिपोर्ट नहीं किया, ठीक, या ये कि आपने जो काम किया था उस काम को सही से एक्सप्लेन नहीं किया अपनी पब्लिकेशन में, तो वो पब्लिकेशन बायस आ जाता है। फिर ऑब्जर्वेशनल, अच्छा ये पब्लिकेशन बायस क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी? इट विल कम अंडर इंटरनल वैलिडिटी। It will come in under external validity. As the name indicates कि पब्लिकेशन दे रहे हैं उसकी बेसिस पर बता रहे हैं कि वो सही नहीं है, तो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी सही नहीं हुई, यानी जो काम आप कह रहे थे वो जनरलाइज नहीं हो सकता आपकी पॉपुलेशन पे। फिर ऑब्जर्वेशनल बायस, आप किसी भी तरह कोई ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रहे हैं तो वो अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका रिजल्ट जो है वो भी सही नहीं आएगा। अच्छा, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं? आपकी स्टडी आपने करनी थी, ठीक है, आपने चेक करना था ये ओबेसिटी जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है, डायबिटीज किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल डायबिटीज में पाकिस्तान में एक मेजर रीजन यही है कि वेट गेन हो रहा होता है, ठीक है, ओबेसिटी कैन बी रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज, सही। तो अगर आपने वो नहीं लिया है लेकिन उसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो इफेक्ट आ रहा है उनके रिजल्ट पे, तो इसका मतलब है कि वो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल है, यानी आपने वेरिएबल जो है वो सही से सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। आपको दोबारा से देखना चाहिए कि आप कौन सा वेरिएबल ऐड करेंगे तो जिससे आपकी आउटकम पे आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा, तो वो आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं जो कि आपकी स्टडी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो यू शुड कंसीडर all the confounding variables you can minus it statistically, और दूसरा ये कि आप उसको अपनी स्टडी का ही एक पार्ट बना लें उसमें ऐड करने। अच्छा, अभी हम लोगों पहले देखा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं, कुछ एनालिटिकल होती हैं, तो केस रिपोर्ट, केस सीरीज, कोरिलेशनल क्रॉस सेक्शनल सर्वेज जो है ये सब हमारी स्टडीज में आती हैं। और हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, इंटरवेंशनल जो है वो हमारी एनालिटिकल स्टडी का पार्ट होती है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, आप उन रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली या फिर उनको इफेक्ट की बेसिस पर उनको रिजल्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी केस कंट्रोल स्टडी आती है, कोहॉर्ट स्टडी आती है और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आते हैं। अच्छा, केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज, केस रिपोर्ट केस सीरीज जो है वो है आपकी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्टडीज, ठीक है, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये कौन सी स्टडी है? केस रिपोर्ट्स केस सीरीज क्या होती है ये कि आप नॉर्मली केस रिपोर्ट क्या होती है कि एक केस रिपोर्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर यू हैव सीन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपको कोई एक ऐसा साइड इफेक्ट नजर आया है जो आपको लगता है कि ये मेजर साइड इफेक्ट है, ये अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है और रिपोर्ट होना चाहिए, तो वो आपने केस रिपोर्ट की फॉर्म में जो है रिपोर्ट कर दिया, सही। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि एक पेशेंट से ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप उसको केस सीरीज की फॉर्म में रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है, या उस स्टडी को परफॉर्म करेंगे। उसमें वही बेसिक पार्ट्स रहेंगे कि आपने सैंपल जो आपका है वो आपने सही मेंशन करना है, क्योंकि आप अगर केस रिपोर्ट करें तो एक ही पेशेंट है, केस सीरीज करें तो वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स ही होंगे, ठीक। लेकिन देखिए आपने कैसे वो उसको ऑब्जर्व किया है, कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे उस एक्सपीरियंस को, फॉर एग्जाम्पल उस साइड इफेक्ट को, क्योंकि मेडिकेशन दी है, आप देख रहे हैं बड़ा एडवर्स साइड इफेक्ट उसका बहुत मेजर है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप केस रिपोर्ट या केस सीरीज के थ्रू जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा, मोस्टली जैसे हम हाईलाइट की बड़ी थी कि यही केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज आपकी लीड कर सकती है दूसरी रिसर्च स्टडीज पर। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड दैट एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट इंटरेस्टिंग, और मुझे लगा कि हाँ इस पे काम होने वाला है, तो आई कैन परफॉर्म further studies on that. I can go for cross-sectional, I can go for cohort, and then I can further go for randomized control trials. ठीक, तो एक तरह से आप हाइपोथेसिस जनरेशन कर रहे हैं इसके थ्रू। एडवांटेजेस क्या है इसके? इसके एडवांटेजेस ये है कि आपका एक हाइपोथेसिस बन गया, जैसे मैंने कहा कि आप उसकी बेसिस पर दूसरी स्टडीज भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि ऑब्वियसली बात है, जब आप एक पेशेंट या
कुछ पेशेंट की बेसिस पर एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो इतनी क्लियर नहीं होगी, ठीक है, इतनी ज्यादा डिफाइंड नहीं होगी। तो ये उसका डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि मैं कहूँगी कैसे वही बात है, नेक्स्ट स्टेप है उसका, फर्दर आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी क्या बता रहा होता है कि आपके जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं और उनकी वजह से जो डिजीज डेवलप हो रही है, उनके दरमियान एसोसिएशन क्या है, किस रिस्क फैक्टर से कितने टाइम में ये कितना इफेक्ट पड़ा है आपकी डिजीज पर। सही, उसके लिए क्या है कि ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव है, इसमें हम पास में जाके देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिजीज है वो ऑलरेडी पेशेंट में है, आप क्या चेक कर रहे हैं कि जो पहले उस पेशेंट हिस्ट्री के थ्रू उसमें हम कौन सा बायस देख सकते हैं, रिकॉल बायस, कि आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिस्ट ऑफ पेशेंट यू कैन टेक फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड देन यू कैन ask question from them related to their experience whatever they had with this risk factor। ठीक, तो वो क्या हो गया कि आपने उनके पास में जाकर उनसे रिकॉल करवाया कि जी आपके साथ क्या क्या हुआ था। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका ओबेसिटी फैक्टर था या नहीं, ठीक है, आपकी डाइट फैक्टर था या नहीं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर था या नहीं, ठीक है, उसकी बेसिस पर आप देखेंगे कि इन रिस्क फैक्टर्स का असर आ रहा है आपकी डिजीज पर या नहीं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं, कंट्रोल और जो है आपका सैंपल ग्रुप जो है। सैंपल ग्रुप जो जिनमें ऑलरेडी डिजीज मौजूद है, ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप वो जिनमें नहीं है लेकिन वो एक्सपोज है उन सेम रिस्क फैक्टर से जिनसे आपका डिजीज ग्रुप है। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने चेक किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन रिस्क फैक्टर की वजह से उनमें डिजीज नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन उनमें डिजीज है। इसी तरह कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन दे स्टिल हैव द डिजीज। देयर कैन बी अदर फैक्टर विच यू आर नॉट टेकिंग इन स्टडी, और उसके अलावा बात जरूरी नहीं है कि हर रिस्क फैक्टर हर एक में डिजीज जनरेट करे। इसी तरह रिस्क फैक्टर एब्सेंट है और उनमें डिजीज भी नहीं है, ठीक है। इस तरह आप ग्रुप बना के सैंपल और कंट्रोल के आप अपनी स्टडी कंडक्ट करेंगे। और कौन सी स्टडी है, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी आप उनके पीछे से देख रहे हैं। एक तरीका तो यही है कि आप थ्रू पेशेंट सर्वेस पेशेंट इंटरव्यू आप करें। दूसरा ये कि आप जो मेडिकल रिकॉर्ड जो आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं, उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंट तरीके से आप ये कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर रेयर डिजीज में की जाती है क्योंकि उनमें अभी आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो आप उसको गैदर कर रहे होते हैं ताकि आप उसकी बेसिस पर स्टैब्लिश कर सकें कोई ट्रीटमेंट या कि उस डिजीज के रिस्क फैक्टर स्टैब्लिश कर सकें। ठीक, अच्छा, वही बात आ गई कि सिलेक्शन ऑफ केसेस जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपने बहुत सोच समझ के अपने केसेस सेलेक्ट करने हैं जो कि जनरलाइज हो, वैलिड हो, न्यूट्रल हो और रिलायबल हो। ठीक है, ये चार चीजें तो हर वक्त ध्यान में रहनी चाहिए। ये आपकी जो भी स्टडी है उन चार चीजों पे पूरा कर रही है तो इसका मतलब है कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली वैलिडेट कर चुके हैं अपनी स्टडी को। ठीक, अच्छा, एक एग्जांपल है कि अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, सही, उसको जो है उसकी एसोसिएशन आपने चेक करनी है विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपीज। अब आपकी पर्पज ऑफ द स्टडी क्या है कि आपने एस्टिमेट करनी है एसोसिएशन। अच्छा, अभी जब आप स्टडी, अभी तो हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं तो में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये एसोसिएशन का वर्ड आ रहा है तो उससे भी आप आराम से कह सकते हैं कि दिस इज केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, जहां पे पास्ट रिकॉल की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं दिस इज अ केस कंट्रोल स्टडी। ठीक, तो छोटे छोटे वर्ड से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जी ये वाली स्टडी परफॉर्म हुई है यहाँ पे। इन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव से एक्सपोजर कराया है और डिजीज देख रहे हैं कौन सी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI है या नहीं। ठीक, अब उसमें कुछ है जिन्होंने जो है फर्स्ट पेटल, दे सस्टेन फर्स्ट पेटल और नॉन पेटल MI, और कुछ जो है वो नहीं कर सके होंगे। ठीक, पेशेंट जो है उनकी उन्होंने एज, सेक्स और कैलेंडर ईयर यानी कितने ईयर में वो स्टडी वो डेवलप हुई उनकी डिजीज वो उन्होंने देख लिया। ठीक, तो उसके लिए उन्होंने कुछ केसेस दिए, कुछ कंट्रोल्स दिए। अच्छा, एक और चीज आपको होगा कि सैंपल्स हम जनरेट करते हैं वो हम अपनी मर्जी से नहीं लेते कि नंबर ऑफ सैंपल, अगर मैं आपको लिखा 623 केसेस हुई हैं, 2032 कंट्रोल्स हुई हैं, तो अब हमारा उसका फॉर्मूला अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यू कैन इजीली चेक फ्रॉम दैट कि आपको अपनी जो स्टडी है उसको जो भी आपका क्राइटेरिया है उसकी बेसिस पर कितने सैंपल लेने चाहिए, स्टैटिस्टिकली भी मालूम कर सकते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो एवरीथिंग इज जस्ट मिनट्स अवे। ठीक है, आप
ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस में है कि इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप पेशेंट को, एक होता है ना जब आप कंट्रोल ट्रायल्स कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक एनवायरमेंट में रख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल के पास सर्वे कर रहे हैं और मेडिकल रिकॉर्ड्स या टेस्ट वगैरह चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से आप बहुत सारे पॉसिबल एक्सपोजर एसोसिएशन चेक कर सकते हैं। और उसके डिसएडवांटेज क्या है, कंफाउंडिंग का मसला हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा कि डायबिटीज है, आपने फर्ज करें 2 रिस्क फैक्टर्स अगर आपने चूज किए थे कि डाइट और ओबेसिटी, ठीक। तो अगर डाइट और ओबेसिटी है, लेकिन there can be many other factors. We know it can be because of the genetic influence, it can be because of the stress, there can be many things which can contribute to diabetes, ठीक है। टाइप ऑफ डायबिटीज कौन सी है ये भी डिपेंड करता है, सही। तो इसीलिए आपको इसमें कंफाउंडिंग वाला जो मार्जिन है वो कम है, क्योंकि आप कुछ मखसूस रिस्क फैक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा वही बात, ऑब्जर्वेशनल और रिकॉल वाइज दोनों आ सकते हैं। रिकॉल वाइज ये कि वो आपसे अगर कम्युनिकेशन में पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, या ऑब्वियस सी बात है, पास्ट की बात है, तो पेशेंट को भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं याद रहती, तो उसमें अगर कोई कमी बेशी हो गई है। सिलेक्शन वाइज कि आपने सिलेक्शन और केस की सही नहीं की है, कंट्रोल और केस जो है उनके नंबर सही नहीं है, ठीक। बहुत सारी चीजें आपकी इसमें हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए। तो यही केस कंट्रोल स्टडी आपकी जा सकती है फर्दर क्रॉस सेक्शनल कोहॉर्ट या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे। अच्छा, इस केस कंट्रोल स्टडी में जो हम एसोसिएशन मालूम कर रहे होते हैं वो ऑड्स रेशियो के थ्रू मालूम कर रहे होते हैं, ठीक। ऑड्स रेशियो क्या है कि ये बताता है कि कोई भी फैक्टर जिसपे एक्सपोजर आ रहा है आपका, जिसमें चेक कर रहे हैं आप डिजीज के लिए, तो उसमें कितने ऑड्स हैं, यानी कितने चांसेस हैं कि वो होगा या नहीं, ठीक है। इट्स इंटरप्रेटेड एज द odds of exposure to a factor and those with a condition or disease compared with those who do not have that condition or disease. So those who do not have are your controls, those who have are your cases, ठीक है। अब आपने देखना है कि कितना एक्सपोजर है, उसकी बेसिस पे कितने चांसेस हैं कि डेवलप कर रहे हैं। फिर उसके बाद है, अच्छा, ये ऑड्स रेशो और ये आर जो भी है रिस्क रेशो, ये सब हम भी आगे जो है अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे ये। फिर हमारे पास आती है कोहॉर्ट स्टडी। एक सेकेंड, चैट में अभी स्टिल आवाज का मसला हो रहा है क्या? माइक में थोड़ा डिस्टर्बेंस है साहब, आई है। अब तो मेरे पास तो अभी क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आप इसके बगैर चेक कर सकती हैं, अगर आप हैंड फ्री यूज करेंगे तो उसके बगैर अगर चेक कर लें आप। ये हटा दिए, आपको सही आ रही है अभी? जी, आप थोड़ा सा आप बोलिएगा आगे, फिर हम देखते हैं कि अभी क्लियर है या नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। अभी हमने कौन सा देखा था, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, देन वी हैव हेड केस कंट्रोल एंड देन कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। कोहॉर्ट में हम एसोसिएशन देख रहे हैं एक्सपोजर्स की, यानी अपने रिस्क फैक्टर्स की डिजीज के साथ और डिजीज की डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। इट कैन गो इन द फ्यूचर टू, तो ये आगे भी देख सकते हैं कि कैसे डेवलप हो रही है आपकी डिजीज। बेहतर है, आवाज बेहतर है अभी। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें आप रिस्क देख रहे हैं कि कितना वो डिजीज हो सकती है आगे जाके। आप पहले का भी देख सकते हैं, इसमें प्रेजेंट भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं, और कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों मिला के देख रहे हैं, ठीक है। आपकी इस पर डिपेंड करता है कि आपने किस एक्सटेंट तक अपनी स्टडीज को लेके जाना है। इसमें हम कैसे मेजर करते हैं एसोसिएशन को, बाय मीन्स ऑफ रिस्क रेशो, ठीक है, या रिलेटिव रिस्क। इसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी इवेंट या कोई भी जो डिजीज कंडीशन है उसके डेवलपमेंट के चांसेस कितने हैं आफ्टर एक्सपोजिंग टू अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। आप अगर डायबिटीज हो रही है तो डायबिटीज जो है उसके चांसेस ओबेसिटी होने की वजह से बढ़ गए हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू आउट सम पीरियड, या ये कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेडिसिन का इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक। आप जो भी चल रही है प्रॉपर ट्रीटमेंट या जो भी डिजीज से के स्टेप से गुजर रहे हैं पेशेंट, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्यूचर में भी जाके।
अच्छा, कोहोर्ट स्टडीज है वही बात कि हमने इसको पास से लेके भी कर सकते हैं, ये कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव, हिस्टोरिकल जो डेटा है वो भी कंडक्ट ले सकते हैं, और उसको हम फिर आगे प्रोस्पेक्टिव पे भी लेके जा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबा भी ले जा सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन आपके जो भी स्टडी टारगेट है। सही। अच्छा, इसमें क्या है कि ये, अच्छा उसमें हमने क्या किया था, हमने पूरा पास से डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा घूमने जा रहे हैं, हम इसमें प्रेजेंट में ही रहते हुए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वही हम जाके उनसे नहीं पूछ रहे कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, हम ये देख रहे हैं कि एट द प्रेजेंट कौन कौन सी चीजें जो है वो इफेक्ट कर रही है उस डिजीज पे। सही। और उसी को अगर हम फर्दर 2-3 ईयर्स और ले जाएंगे तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे, प्रोस्पेक्टिव में चले जाएंगे। लेस एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देना पड़ेगा टाइम, ठीक है। और फॉलो अप जो है अगर आपने नहीं किया तो फिर आपकी जो है डिजीज जो है उसकी जो आगे फर्दर डेवलपमेंट है वो आपको नहीं पता चल रही है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ओनली एज गुड एज द डेटा अवेलेबल, लिटिल कंट्रोल ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल, वही वाला मामला आ गया, क्योंकि आप जब रिस्ट्रिक्टर ले लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टर नहीं ले रहे हैं, सही से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल आपकी स्टडी डिजाइन को इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे, सॉरी, दोनों को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि अगर स्टडी सैंपल लिया है आपने, एक पॉपुलेशन से उठाया है, ठीक है, आपके पास क्या है, सब्जेक्ट्स हैं जिनमें रिस्पेक्टर है और सब्जेक्ट्स जिनमें रिस्पेक्टर नहीं है, ठीक है, पास से आपने उठाया, फिर आप प्रेजेंट में देख रहे हैं कि उनमें उसकी वजह से आउटकम आ रहा है या नहीं। उसमें आपने क्या किया था, केस कंट्रोल में आपने पास से जाके चेक किया था और फिर उसकी वजह से उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है ये देखा था। यहाँ पे आपने उसी में लेते हुए उसको क्लासिफाई किया है, मतलब सिर्फ पास में से आपने स्टडी सैंपल उठाया है, लेकिन जो इफेक्ट आप देख रहे हैं वो उनका प्रेजेंट में देख रहे हैं कि अभी आ रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें जो था वो इफेक्ट भी आ चुका था, वो इस फैक्टर से गुजर भी चुके थे, सब कुछ पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका टिल प्रेजेंट क्या इफेक्ट आ रहा है वो चेक कर रहे हैं आप। फिर उसमें क्या है प्रोस्पेक्टिव में कि आप उसी को फर्दर आगे एनहेंस कर जाएं। आपने कहा ठीक है ये भी आ रहा है, प्रेजेंट तक आ रहा है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2 साल 3 साल बाद भी क्या ये इफेक्ट आएगा इस चीज से, या फिर ये तो इसमें कोई चेंज आएगा। ठीक, आप जो है उसको डिफरेंट, ऑब्वियसली बात है, एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट होनी है, जो भी है उनकी डाइट, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उस टाइम पीरियड में कंट्रोल अगर कर ली है, तो क्या इन चीजों से भी आगे फर्दर चलते हुए डिजीज डेवलपमेंट में कोई फर्क आ रहा है या नहीं, या फिर यदि कोई और नया साइड इफेक्ट या कोई और चीज जो है वो उससे डेवलप हो रही है या नहीं, तो उसी को आप पास से लिंक करते हुए प्रेजेंट में लाएंगे, प्रेजेंट से आप उसको आगे फ्यूचर तक ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये स्टडी आपकी इस पूरे एरिया को कवर करेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक टाइम पे किस स्टेज तक जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट तक ही रख रहे हैं, आप उसको फ्यूचर तक लेके जा रहे हैं। फिर आती है हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें नॉर्मली क्या डिसाइड कर रहे होते हैं हम कि प्रेवलेंस क्या है। अच्छा, अभी आगे और हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, दो चीजें होती हैं कि एक तो ये कि एक टाइम पे आपके न्यू केसेस कितने आ रहे हैं। सही, जब हम कोविड-19 से गुजर रहे थे तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी सारी कंट्रीज में रोज डेटा आता था कि नंबर ऑफ न्यू केसेस रिपोर्टेड, ठीक, और एक ही आता था कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, यानी पुराने भी और नए भी कितने हैं, ठीक, जो पहले से हैं और जो अभी आए हैं। तो वो आपकी क्या होती है, वो प्रेवलेंस होती है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके पास नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, वो आपकी प्रेवलेंस है। ठीक है, इंसिडेंस क्या होती है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके पास न्यू केसेस कितने हैं। तो हम क्रॉस सेक्शनल में क्या देख रहे होते हैं, प्रेवलेंस देख रहे होते हैं कि एक टाइम पे आपके पास नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, चाहे पुराने थे या वो नए थे। ठीक, ये पॉपुलेशन बेस्ड है, इसमें आप जो है डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर और उनकी बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आपका क्या आउटकम आ रहा है। ठीक, इजी डिजाइन है, स्नैपशॉट इन टाइम, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल डेटा कलेक्टेड एट वन टाइम, स्टडीज आर अकम्प्लिश्ड बाय क्वेश्चनर, इंटरव्यू और अदर अवेलेबल बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन। दिस इज एक्चुअली मोस्टली कॉल्ड एज अ सर्वे, इसमें एज अ सर्वे इसको परफॉर्म कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को, क्योंकि आप एक ही टाइम पे जो भी आपकी जो डिजीज जनरेट हो रही है, जो पुराने केसेस है उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ना उसको आप पास देख रहे हैं उसका, ना आप उसका फर्दर फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक,
does not allow the study of a factor in individual subjects over time. Over time आप उसको नहीं लेके जा रहे हैं, at a particular time देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है. Difficult to study rare condition. Rare condition में क्या होता है, obviously data available नहीं होता आपके पास, तो you are trying to generate the data. और अगर आप एक at a particular time देख रहे हैं तो आपके पास जो उसका पास या प्रेजेंट या फ्यूचर डेटा तो आपको नहीं इस स्टडी से मिल रहा होगा, तो रेयर डिजीज के लिए मोस्टली यूज नहीं की जाती. अच्छा, अभी वही जो दो टर्मिनोलॉजीज थी हमारी, प्रेवलेंस और इंसिडेंस. इंसिडेंस बात जो भी हमने की कि केसेस जो आपके रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, जब डिजीज डेवलप हो रही है वो आपकी इंसिडेंस है, ठीक. उसमें हम मालूम करते हैं कि इंसिडेंस रेट क्या है, कितने न्यू केसेस आपके रिपोर्ट हो रहे हैं, वो आपका इंसिडेंस रेट है. और वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु डेवलप अ डिजीज divided by number of individuals who were at the risk of developing a disease during the same period. यानी कितने लोग थे जिनको वो डिजीज हो गई और कितने वो लोग थे जो एक्सपेक्टेड थे कि उनको डिजीज होगी, ठीक है. उससे आपको पता चलेगा कि आपका इंसिडेंट रेट क्या है. 100 में से 50 को हुई, फिर 100 में से 80 को हुई, न्यू डिजीज कितने जनरेट, न्यू डिजीज केसेस कितने आए आपके पास. प्रेवलेंस क्या है, वही उसी को आपने देखा कि पहले और पुराने मिलाकर कितने, जैसे भी हमने डिस्कस किया. फिर हमारे पास है रिस्क रेशियो, ऑड रेशियो और हैजर्ड रेशियो. अभी हमने देखा था कोहॉर्ट में और केस कंट्रोल में ऑड रेशियो और रिस्क रेशियो, ठीक है. ऑड रेशियो और रिस्क रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी बेसिस पर आप अपनी जो स्टडी है उसको एनालिटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं. इनकी सिर्फ डिफरेंस क्या है, जैसे हमने कहा ऑड क्या है, चांसेस हैं, ठीक है, हो जाए, और रिस्क क्या है, रेशियो. रिस्क रेशियो में क्या है, हम मालूम करें आगे क्या रिस्क है, कितना डेवलप हो सकता है, ठीक. The RR is the incidence of the disease in the exposed group divided by the incidence of the disease in the unexposed group. आपकी exposed group में कितनी केसेस आए हैं, ठीक, और वो जो केसेस हैं वो आपके कंपेयर किससे कर रहे हैं, आप आपके अनएक्सपोज ग्रुप से, कंट्रोल ग्रुप में कितने केसेस हैं. तो इसी तरह OR क्या है, ऑड्स ऑफ एनी इवेंट, कितने चांसेस है कि ये हो सकता है, ठीक है. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज डिफाइंड. आप यहाँ पे मालूम कर रहे हैं कि आपके कितने चांसेस हैं कि वो एक्सपोज ग्रुप जो है उसमें डिजीज डेवलप होगी एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप, ठीक. तो वो आप OR मालूम कर रहे हैं. फिर HR क्या है, हैजर्ड रेशियो, कि OR और जो R है उसमें से किसी एक पॉइंट पर जो आपका एस्टिमेट रिस्क है वो आपका हैजर्ड रेशियो होगा, ठीक है. आपके OR और RR क्या होते हैं, वो आपको टाइम पीरियड में दे देते हैं. एज यू हैव जस्ट लर्न के केस कंट्रोल और कोहॉर्ट क्या है वो टाइम पीरियड में बता रही होती है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल हमारी क्या कर रही होती है, एट अ गिवन टाइम पे कर रही है. तो हैजर्ड रेशियो आप कहाँ यूज करेंगे, एट अ गिवन टाइम पे करेंगे, तो वो नॉर्मली यूज होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में. OR कहाँ यूज होता है आपका, केस कंट्रोल स्टडीज में. RR कहाँ यूज होता है आपका, कोहॉर्ट स्टडीज में, ठीक है. ये चीज याद रखिए. OR इज फॉर केस कंट्रोल, RR is for cohort studies and HR is for the cross sectional studies. OR में क्या है, चांसेस, ऑड मालूम कर. RR में क्या मालूम कर रहे हैं, रिस्क क्या है, डेवलप कितनी हो रही है, कितना इफेक्ट आया है, कितना इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि कोहॉर्ट में आप फ्यूचर तक जा सकते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास HR है जो बता रही है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या है, ठीक. तो ये चीज अगर आपकी होगी तो किसी भी तरह क्वेश्चन आएगा तो आप इन 3 चीजों से आराम से बता सकते हैं कि आपका स्टडी डिजाइन कौन सा यूज हुआ है. अच्छा, इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे, नॉर्मली यूनिटी से आप चीज को लेकर चले होते हैं. यूनिटी मीन्स कि डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इक्वल है, एसोसिएशन नहीं आई है. यानी RR के हिसाब से क्या है, रिस्क ऑफ डिजीज दो ग्रुप में सेम है. आपने जैसे स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं हम कि हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो उसमें हमारे पास क्या होता है, नल पे कोई हमारा कोई इफेक्ट नहीं आया है. हमारा जो ट्रीटमेंट ग्रुप है या हमारा जो कंट्रोल ग्रुप है, हमारे स्टडी केस वाला जो ग्रुप है, डिजीज वाला ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप है, उसमें जो इफेक्ट है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया है. तो अगर यहाँ पे भी RR, OR या HR आपका यूनिटी है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो दो ग्रुप में, चाहे आप डिजीज का देख रहे हो चाहे आप ट्रीटमेंट का देख रहे हो, तो वो सेम है, ठीक है. आपकी जो आउटकम है OR के हिसाब से ऑड्स जो है वो भी सेम है. आपका जो इवेंट रेट है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो भी सेम है, ठीक है. नेगेटिव और पॉजिटिव शो कर रहा है कि जी डिफरेंस आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि इफ इट्स लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, रिस्क ऑफ डिजीज इज लोअर इन द एक्सपोज ग्रुप.
जो डिजीज के चांसेस हैं वो आपके जो एक्सपोज ग्रुप में कम है। किस चीज से एक्सपोज ग्रुप में? रिस्क फैक्टर से एक्सपोज ग्रुप में। आपने यही किया था ना, आपने ग्रुप डिफाइन किए थे अपने सैंपल और कंट्रोल, जो सैंपल कंट्रोल डिजीज सैंपल था या केस सैंपल था, उसमें आपने देखा था कि फैक्टर से एक्सपोज करने के बाद डिजीज डेवलप हुई है, लेकिन आपका जो कंट्रोल था उसमें एक्सपोजर के बाद डिजीज नहीं थी। सही है। तो अगर आपकी जो है रिस्क ऑफ डिजीज कम है एक्सपोज ग्रुप में, तो इसका मतलब क्या है? आरआर की वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव एसोसिएशन है, लेस देन 1 है। लेकिन अगर आरआर वैल्यू या ओआर वैल्यू या एचआर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वही चीज जो आप पहले लोअर साइड पे देखा था वो हाईएस्ट साइड पे चली गई है, कि रिस्क ऑफ डिजीज जो है वो ग्रेटर है आपके एक्सपोज ग्रुप में। जिनको रिस्क फैक्टर से एक्सपोज किया है उनमें चांसेस ज्यादा हैं, ठीक, एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप विच इज नॉट एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। सही। अच्छा, इसके लिए भी डिफरेंट तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट कैन बी लेस देन 1, तो वहां पे लेस देन 1 में 0.5 भी हो सकता है, 0.75 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं तो वो 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसको आप नॉर्मली परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि 0.75 25% चांसेस होगा रिडक्शन के, ठीक है। अगर 1.5 है तो 50% चांसेस होगा कि रिस्क जो है वो ज्यादा होगा। 1 से ऊपर जा रहे हैं हम तो चांसेस ज्यादा हो रहे हैं चीज के, रिस्क ज्यादा हो रहा है डिजीज डेवलप होने का। 1 से कम जा रहे हैं तो चांसेस या फिर रिस्क जो है वो कम होता जा रहा है। सही। अच्छा, कंटीजेंसी टेबल क्या है फॉर एस्टिमेटिंग आरआर एंड ओआर? वही बात कि हमारे पास 2 ग्रुप थे कि कंट्रोल था और एक केस ग्रुप था, डिजीज वाला ग्रुप था जिनमें डिजीज रिपोर्ट हुई है। अब उनमें भी हमने देखा था डिवीजन, ठीक है, हमने रिस्क फैक्टर से कुछ को एक्सपोज किया या कुछ एक्सपोज हो गए थे रिस्क फैक्टर को और उनमें डिजीज डेवलप हुई। कुछ रिस्क फैक्टर को एक्सपोज नहीं हो रहे थे लेकिन फिर भी डिजीज डेवलप हुई, ठीक है। तो एक्सपोजर, यस, दे डेवलप द डिजीज। ए यू कैन सी हियर एक्सपोजर था, सही नहीं था एक्सपोजर, लेकिन दे स्टिल डेवलप द डिजीज, दे रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसी तरह एक्सपोजर था, यस दे हैड द एक्सपोजर बट दे डिडंट डेवलप द डिजीज, नो, बी। इसी तरह हमारा एक्सपोजर नहीं था लेकिन उसके साथ उनका उनके पास डिजीज भी डेवलप नहीं हुई, ठीक। तो इसी को एज अ फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम मालूम करते हैं अपना ऑड्स रेशो और रिस्क रेशो, ठीक है, या रिलेटिव रिस्क। तो ये सब चीजें इसी एक याद कर लें ये टेबल। कोई भी बात अभी तो खैर इतनी कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा नहीं आएंगी ये वाली, लेकिन ये कि आ भी सकती हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो आपको इसके थ्रू जो है ना इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाली जो कंटीजेंसी टेबल है ये आपके जहन में होना चाहिए। इसमें आपको डिफाइन हो गया कि आपने किस तरीके से जो है ना वो किसी भी रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर चेक करना है और उसकी बेसिस पर आपका आउटकम आया है या नहीं, ठीक है, कंट्रोल में आया है, सैंपल में आया है, डिजीज ग्रुप में आया है, ठीक है। ये आपको इस टेबल की बेसिस पे मालूम हो सकता है और कितना उसका रिस्क है तो आ सकता है। इट कैन बी नेगेटिवली एसोसिएटेड, इट कैन बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड, तो आप किसके थ्रू मालूम कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम कर सकते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। प्रेवलेंस, ये हमने कहा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि किसी गिवन टाइम पर है, तो उसको भी हम पॉइंट प्रेवलेंस के तौर पे मालूम कर सकते हैं। पीरियड प्रेवलेंस यानी कि स्पेसिफिक पीरियड पे जाके आप देख लें कि इसमें भी वो प्रेवलेंस आ रही है, यानी इसको भी आप थ्रू फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हैं, अपनी स्टडीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या है हमारे पास? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, ठीक। अच्छा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आपने क्या कहा, क्या लग रहा है इसके नाम से क्या फील हो रहा है कि आपने एक तो सैंपल रैंडम चूज किया है, ठीक। फिर कंट्रोल ट्रायल है, इसका मतलब है कि वो आप कंट्रोल कर रहे हैं, सही। हमने स्टार्टिंग में डिवीजन पढ़ी थी ना कि टाइम की बेसिस पर हम कर सकते हैं और जो है मेथड क्या यूज कर रहे हैं उसकी बेसिस पर कर सकते हैं। और एक हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेटर बेस भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर उस स्टडी को कैसे कर रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीटमेंट इफेक्ट देख रहे हैं, कोई सी 2 ड्रग्स को कंपेयर कर रहे हैं,
एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है आपके पास, डिफरेंट स्टैटिन्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन देख रहे हैं ओवर अ टाइम पीरियड पेशेंट्स में, ठीक। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको अपनी स्टडी आउटकम की बेसिस पर डिजाइन करना है, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें भी वही क्या होगी, आपका सैंपल सही होना चाहिए। आप जो सैंपल चूज कर रहे हैं वो रैंडमली मोस्टली हम सिलेक्ट करते हैं ताकि वो जनरलाइज हो सके, ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सके, ठीक। आपके स्टडी डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए, आपने स्टैटिस्टिकल मेथड उसमें कौन सा लगाना है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ सैंपल से भी आपका स्टैटिस्टिकल मेथड डिफरेंट हो जाता है। अगर मेथड डिफरेंट होगा तो फिर उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। अब तो हम ये होता है कि एसपीएसएस में डालते हैं, हम दूसरे सॉफ्टवेयर उसमें डाल के हम उसका रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पूरी बेसिक देखें तो वो एक प्रॉपर मेथड के थ्रू उसको यूज कर रहे होते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स को, ठीक। आपने मीन लेना है, मीडियन लेना है, आपने जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा जनरेट करना है वो आपके इस पर डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ सैंपल साइज यानी सैंपल साइज आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि आप अपनी तरफ से जो इंटरवेंशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मालूम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो लास्ट स्टेज आपकी ट्रायल्स की या रिसर्च डिजाइन की यही आ गई। आपको केस रिपोर्ट से फॉर एग्जांपल एक रेयर डिजीज का एक साइड इफेक्ट, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्ट हुआ, या रेयर डिजीज है वो रिपोर्ट हुई कि ये हो रही है, इस रिस्क फैक्टर से वो एसोसिएट कर रही है, ठीक है। उसकी बेसिस पर आप उसको फर्दर क्रॉस सेक्शनल लेके जा सकते हैं, उसको फर्दर आप केस कंट्रोल लेके जा सकते हैं। आप देखिए अच्छा पास में हुआ है केस रिपोर्ट और सीरीज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिमिटेड पे मैं ज्यादा से करके देखता हूँ, फिर उसके बाद आप उसको फ्यूचर में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सब हो गया, आपने सब में ऑब्जर्व कर लिया ना, अब आप खुद से इंटरवेंशन कर सकते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि नाउ आई विल लाइक टू इंटरवीन इन द टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट या एक्सपोजर, तो वो अब आपके हाथ में है, सही। तो वो इन्वेस्टिगेटर बेस हो जाए, आपके पास ऑब्वियसली बात है उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि वो उन सब प्रोसेस से गुजर के आया हुआ होगा, और आपने सही सैंपल या सही तरीके से जो है डेटा का यूज किया है, तो आपके बायस जो है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। इसमें हम नॉर्मली यूज करते हैं प्लेसिबो, ठीक है। प्लेसिबो वो के जो आपको ब्लैंक कर जाता है और वो आपको कंपेयर कर रहा होता है आपके कंट्रोल से, तो क्या आपके सैंपल से जिसमें आपने वो इंटरवेंशन परफॉर्म की है, सही है। तो आपने उन दोनों को कंपेयर करना है। वहां पे हम ले रहे थे कंट्रोल जिनको हम रिस्क फैक्टर्स की वजह से देख रहे थे, एक्सपोजर की वजह से देख रहे थे। यहाँ पे क्या है, ये आपके हाथ में है कि आपने प्लेसिबो के साथ अपने एक्टिव को क्या दे रहे हैं, वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। हिस्टोरिकली कंट्रोल होता हमने पास से जो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू या जो डेटा अवेलेबल होगा उसकी बेसिस पर हमने डिसाइड करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक चीज इंटरवीन कर रहे हैं, एक चीज जो है ना वो आप पेशेंट को दे रहे हैं और फिर आप उसका इफेक्ट देख रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस हो सकती हैं। जब आप कोई भी स्टडी ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपने इस चीज को एथिकली जो है एक्सेप्ट कराना होता है, आपने डिफरेंट बोर्ड्स के थ्रू जो है आपने रिव्यू कराना होता है अपना मेथड, ठीक। तो उसके लिए आपने क्या है कि आप आपने ये भी बताना है कि आप किस तरीके की टेक्निक यूज कर रहे थे। बाद दफा ये होता है कि जब आप सैंपल दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो ड्रग सैंपल्स, तो वो आपको भी नहीं पता होता है, इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता, पेशेंट को भी नहीं पता। बाद दफा ये होता है कि जी इन्वेस्टिगेटर को पता होता है लेकिन पेशेंट को नहीं पता होता, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं ब्लाइंडिंग मेथड्स, सही। इसका रीजन भी यही है कि आपकी स्टडी जो है वो बायस के बगैर हो, सिलेक्शन बायस ना हो, कोई जनरलाइज हो, तो इसलिए उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्टडी डिजाइन क्या है, उसके हिसाब से आपने चूज करना है। सिंगल ब्लाइंड यानी कि सब्जेक्ट्स में से या इन्वेस्टिगेटर्स में से किसी एक को मालूम नहीं है, ठीक। डबल ब्लाइंड यानी कि दोनों को मालूम नहीं है, आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं जिन पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम कि आपने किस पेशेंट को कौन सा दे रहा हूँ, ठीक। रिजल्ट की बेसिस पर आप बताएंगे, यानी आपने स्पेसिफिक नंबर दिए हुए हैं या स्पेसिफिक कोड्स दिए हुए हैं, नॉर्मली कोड्स देते हैं हम, तो उसकी बेसिस पर आपके पेशेंट है। आपको नहीं पता कि मैं ये जी उसामा को दे रहा हूँ, जी मैं ये हमजा को दे रहा हूँ, ठीक। आपने कोड जनरेट किए हैं, तो आपको भी नहीं पता कि किस पेशेंट को जा रही है कौन सी ड्रग, और पेशेंट को भी नहीं पता उसे क्या जा रहा है। ट्रिपल ब्लाइंड जो होता है कि सब्जेक्ट्स को भी नहीं पता, इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता, और एनालिसिस ग्रुप भी आप नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि किस ग्रुप में आपने उसको डाला हुआ है, सही।
सब कुछ ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी डिजाइन पर कि आप अपनी स्टडी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या है डबल डमी, जिसमें जो है एक्टिव और कंट्रोल थेरेपी जो होती है उनको आप मैच कर रहे होते हैं, लेकिन डिलीवरी सिस्टम डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मली ये कर रहे होते हैं कि हम जब एक ही ट्रीटमेंट को चेक कर रहे हैं, यानी आपका ट्रीटमेंट टारगेट एक ही है, आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखनी है या आपने एंटी डायबिटिक ड्रग देखनी है, तो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम दे रहे होते हैं, हम ओरल दे रहे हैं, राइट। लेकिन डबल डमी में क्या होता है कि आप मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिलीवरी जिस तरह आप ड्रग की करें वो डिफरेंट कर दें, कि कहीं पर आप उसको ओरली दे रहे हैं, कहीं पर आपको इंट्रावेनस दे रहे हैं आप, ठीक है, या फिर इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, जो भी आप टॉपिकल दे रहे हैं, ठीक है, जैसा भी आपने कंपैरिजन करना है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आपको कंट्रोल भी उस हिसाब से लेना है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो सैंपल है जो एक्टिव है जिसका मेडिसिन दे रहे हैं, उसको अगर आपने ओरल दिया है तो उधर आपका जो प्लेसिबो होगा उसका आईवी जाएगा। अगर आपने अपने प्लेसिबो को वो सॉरी दूसरे उसमें कंट्रोल को जो आईवी दिया है तो आपका प्लेसिबो जो है वो ओरल जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने उसको मैनेज करना है, यानी 2 ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं कि जो चांसेस ऑफ जो डिलीवरी डिफरेंट मेथड ऑफ डिलीवरी है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो एरर का चांस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो आपके प्लेसिबो को आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बाद दफा आप ये भी देख रहे होते हैं कि आईवी देने से या ओरल देने से या आईएम देने से आपकी जो ड्रग है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक। आपकी जो ड्रग है उसकी जो डिलीवरी है उसमें आईवी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ओरल से आ रहा है, एससी से आ रहा है, ठीक है, ट्रॉपिकल से आ रहा है, जो भी है वो आप अपनी स्टडी के हिसाब से डिसाइड करेंगे आपने क्या करना है। तो इस मेथड में क्या है डबल डमी, पहले सारे में आपको क्या था, मेथड ऑफ डिलीवरी और मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम था। डबल डमी में क्या होगा, आपका जो डिलीवरी मेथड है वो डिफरेंट है, ठीक। तो आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उससे क्या डिफरेंस आ रहा है आपके रिजल्ट्स पे, ठीक। अच्छा, उसके अलावा क्या ओपन लेबल, द नेम इंडिकेट्स के सबको पता है कि भाई हमें क्या दिया जा रहा है, पेशेंट को भी पता है कि मुझे ये वाली ड्रग मिल रही है, इन्वेस्टिगेटर भी पता है कि इस पेशेंट को ये मिल रहा है। लेकिन ओपन लेबल हम मोस्टली जो है परफॉर्म नहीं करते हैं, ज्यादातर डबल ब्लाइंड परफॉर्म हो रही होती है, और डबल डमी, ट्रिपल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड, ये सब स्पेसिफिक केसेस में परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ आउटकम्स यू वांट फ्रॉम योर स्टडी, ठीक है। आप अपनी स्टडी से क्या चाहते हैं, क्या अपनी स्टडी में बताना चाहते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो इसीलिए जब भी स्टडी आप कर रहे होते हैं डिजाइन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर है तो आगे के तमाम स्टेप्स सिर्फ उसी पे डिपेंड करते हैं। जब आप लोग अपनी जब रिसर्च स्टडीज करते हैं तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रिसर्च क्वेश्चन अप्रूव कराना होता है, क्योंकि आपका सैंपल, आपका मेथड, आपका डिजाइन, एवरीथिंग, आपका एनालिसिस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू एनालाइज, व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस स्टडी, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है प्रैक्टिकल डिजाइन में कि आपने जो है 2 सेपरेट रिसर्च क्वेश्चन है वो एक ही सिंगल ग्रुप में कर रहे हैं, सही है, एक ही सिंगल ग्रुप में सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उसमें आप क्या करेंगे, वॉश आउट पीरियड भी देंगे, ठीक, कि वो जो है कुछ अरसे में खत्म हो जाए तो फिर हम दूसरा शुरू करेंगे, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ 2 ड्रग्स, कंपैरिजन ऑफ 2 behavioral modification which you are performing in a single group. It can be educational intervention depending on the type of the study you are performing. It can be healthcare intervention, ठीक। तो इसमें आप पैरेलल या क्रॉसओवर डिजाइन करेंगे कि एक ही सिंगल ग्रुप में एक साथ चलाएं, या फिर ये कि आप थोड़ा टाइम दें उसके बाद फिर वो डिजीज आप दें, या फिर ये कि आप जो है अगर फॉर एग्जांपल एक ही सिंगल ग्रुप में आपने 2 ड्रग देनी है और फिर आप एक और उसका प्लेसिबो ले रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट कर दें दोनों को, ठीक। तो क्रॉस ओवर की तरह आप उसको ऑब्जर्व करें। तो ये सब भी किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द स्टडी यू आर गोइंग टू परफॉर्म। इसमें उन्होंने उसको और एक्सप्लेन किया है कि पैरेलली है, तो आपने देखा कि सही सैंपल टाइप इंटरवेंशन नंबर 1 भी, फिर इंटरवेंशन नंबर 2 भी मोस्टली प्लेसिबो, ठीक। लेकिन वो अगर आप किसी और तरीके से चेक करना चाहते हैं, यू कैन चेक, यू कैन कंपेयर 2 ड्रग्स, ठीक। आपने एक जगह डोज बढ़ा के देख लिया, एक जगह डोज कम करके देख लिया, ठीक है, उसका आउटकम चेक कर लिया, आया है या नहीं। ये सब क्या देख रहे हैं आप, फ्यूचर में देख रहे हैं एक ही के अंदर, सही है। लेकिन दूसरे में क्या है कि आप वॉश आउट पीरियड करें और क्रॉस ओवर करें, जो एक को दी थी ना वो दोबारा नहीं दे रहा है, उसको दूसरी दे रहे हैं,
ठीक, पहले वाले में क्या कर रहे हैं कि आप एक ही बंदे को या एक ही जो भी आपका सिंगल आपने सैंपल यूनिट लिया है, एक्टिव अपना चूज किया है एक्टिव सैंपल, तो उसी में कुछ टाइम के बाद दे रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें आप कुछ टाइम के बाद दूसरी ड्रग दे रहे हैं। ठीक, तो उसमें आपको वॉश आउट पीरियड जरूर देना है, क्योंकि ताकि एक ड्रग जो आपकी निकल गई है फिर आप दूसरी दें। तो आप इसको दो तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। अप्रोचेस टू एनालाइज क्लिनिकल ट्रायल्स, इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस, ये भी क्वेश्चन में आता है। और छोटी छोटी चीजें हैं जो नाम से ही आपको यही बता देती हैं आपने किस तरीके से काम किया है। इसमें क्या है, आपके पास दो तीन चीजें हैं, प्रोटोकॉल एनालिसिस, एस्ट्रेटेड एनालिसिस और इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। यानी ये कि इसमें आपने कहा कि आपने कोई ग्रुप सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, आपने कैसे उस ग्रुप को लेके चलना है। मोस्टली होता है कि आप जब ऐसे ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल 100 लिया है अपना सैंपल साइज। ठीक, अब आपने कहा कि अगर हमारी स्टडी चल रही थी, दो हमारे जो भी एक्टिव थे, जो हमारे सब्जेक्ट थे, वो उस स्टडी का पार्ट नहीं रहे। ठीक, तो आपने उनको माइनस नहीं करना है, आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज जो है वो सेम ही रहेगा, आपका 100 ही रहेगा। तो वो आपकी इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस है कि उसमें वो ड्रॉप आउट हो गए, दे डिडंट कंप्लाई विद द प्रोटोकॉल, बट यू आर नॉट ओमिटिंग देम फ्रॉम योर टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, सैंपल साइज में से आप उनको माइनस नहीं कर रहे हैं। जबकि जो पर प्रोटोकॉल एनालिसिस है उसमें क्या होता है, आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि जी अगर ये क्राइटेरिया है, अगर ये इस पे हमारा सब्जेक्ट या हमारा पेशेंट पूरा नहीं उतरेगा तो हम जो है उसको अपनी स्टडी में शो नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका 100 था, तो अगर आपने कहा कि अगर 100 में से ये 10 लोग जो हैं वो उस जैसे ड्रग हमने दे रहे हैं तो obviously हम किसी स्पेसिफिक टाइम को फॉलो करते हुए दे रहे होंगे, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में दे रहे होंगे। ठीक है, डोजिंग होगी, प्रॉपर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा प्रॉपर, तो अगर वो उससे एडवाइड नहीं हो रहे हैं या उस टाइम ऑफ स्टडी में वो अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको स्टडी का पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पर प्रोटोकॉल हो गया। इंटेंशन टू ट्रीट में क्या है कि आप उन सब फैक्टर्स के साथ उसको स्टडी का पार्ट ही रख रहे थे, स्टडी में शामिल ही रख रहे थे। प्रोटोकॉल एनालिसिस में आप उसको जो है उस फैक्टर को माइनस कर देंगे जो कि एडीआई नहीं कर रहा। ठीक, एस्ट्रेटेड एनालिसिस में क्या है कि जो भी एक्चुअल इंटरवेंशन आपने दी है उसको आपने उसी के हिसाब से सब्जेक्ट को देखना है। अगर वो एक्टिव ट्रीटमेंट ग्रुप में थे लेकिन मैंने एक्टिव नहीं, गलती से आपसे जो है प्लेसिबो ग्रुप चला गया, तो आप उनको प्लेसिबो ग्रुप में ही डालेंगे। अगर प्लेसिबो ग्रुप में थे और जो है वो उनको एक्टिव चली गई है तो आप उनको एक्टिव में ही ले लेंगे आप। ठीक है, तो उसकी बेसिस पर आप अपने सैंपल, लेकिन ये सब चीजें होती हैं कि आपने वही बात को पहले से डिसाइड करनी है कि आपने सैंपल साइज को चेंज करना है, अगर आपका पेशेंट एडियर है आपकी रजीम से या नहीं, या आपने नहीं चेंज करना है सैंपल साइज। ठीक है, ये आपने डिसाइड ही करना है पहले से, उसकी बेसिस पर आपने उसको रिपोर्ट करना है आगे। ठीक, इसी तरह क्या है हमारे पास सिस्टमिक रिव्यू या फिर मेटा एनालिसिस। इट्स अ काइंड ऑफ रिव्यू कि आपका ऑलरेडी काम हो चुका है। ठीक, आप उस काम को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, लिटरेचर के थ्रू जो अवेलेबल है आपके पास, आप उसको देख रहे हैं, तो उसी लिटरेचर को आप जो है इवेल्युएट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पर आप फिर फर्दर चीजें स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर आपने एक ड्रग का इफेक्ट देखा था दो पेशेंट्स में या दो ग्रुप्स में, तो आप उसी को जो है ना फर्दर और एनालाइज कर सकते हैं थ्रू सिस्टमिक रिव्यू। मैंने किया था, लेकिन अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, दूसरा एक और साइंटिस्ट उसी चीज को देख रहा है, तो वो उसको क्रिटिकली एनालाइज करेगा। वो देखेगा कि मेरी स्टडी डिजाइन में या जो भी डेटा मैंने रिपोर्ट किया था उसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं थी। तो इस रिव्यू के थ्रू क्या होता है, कैसे आपकी जो भी स्टडी होती है पूरी रीचेक हो रही होती है, और वो फिर उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करके फिर उसको दोबारा से जनरेट कर रहे होते हैं। तो आप एक सिस्टमेटिकली पूरी स्टडी देखते हैं, उसका मेथड देखते हैं, उसकी स्टडी डिजाइन देखते हैं, उसका कैसे एनालाइज किया है, वो सब चीजें आप नोट करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। तो वो आपका हो जाता है सिस्टमेटिक रिव्यू। अच्छा, उसी को अगर आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू करें कि भाई मैंने अगर
20 पेपर्स रिव्यू किए थे इस स्पेसिफिक टॉपिक पे जिन्होंने ये स्टडी परफॉर्म किया है, क्योंकि हर बात वही होता है कि एक ही चीज डिफरेंट सेटिंग में परफॉर्म हो रही होती है, डिफरेंट रूट से परफॉर्म हो रही है या डिफरेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स में हो रही है, ठीक है, या वो ऐसे पेशेंट थे कि जिनके रिस्क फैक्टर पीछे से डिफरेंट थे तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट आपकी डिफरेंट आई। तो आप उसको किस तरह शो करें, स्टैटिस्टिकली शो कर रहे हैं, यानी आप उसको स्टैटिस्टिकल रिजल्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिस्टमिक में क्या है, उसको आप एक फाइंडिंग के तौर पे कर सकते हैं कि जी मैंने ये देखा, लेकिन अगर आप उसको स्टैटिस्टिकली बता रहे हैं कि उस स्टडीज में मैंने ये देखा कि 20% लोग जो हैं वो इस अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी जो है वो इफेक्टिव हैं उनमें ये ट्रीटमेंट, और बाकी 40% में या 80% में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको स्टैटिस्टिकली जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके मेटा एनालिसिस में होता है। लेकिन ये सब आप किस में कर रहे हैं, ऑलरेडी अवेलेबल लिटरेचर पे कर रहे हैं, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। आप जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है उसी पर रिव्यू दे रहे हैं अपना। ऑब्वियसली इसका भी क्राइटेरिया है कि आपके कितने आर्टिकल्स होने चाहिए जिनकी बेसिस पर आप रिव्यू दे रहे हैं, सही है। आप कैसे उन आर्टिकल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें होंगी सही, तो उसी की बेसिस पर आप फिर आगे प्रॉपर जनरेट कर सकेंगे अपने रिजल्ट। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, हमने कहा कि रिस्क है हमारे पास, है ना, आर पढ़ा आपने, ये डेवलप हो रही है स्टडी, तो वो रिस्क आपने फिर मेजर करना है कि कैसे, सही। एक तो हमने देखा था अगर फॉर्मूला OR और RR का, उसके अलावा हम एब्सोल्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क हम निकालते हैं इन क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो, लाइक ये जो आपने कंट्रोल ट्रायल्स किए वो तो हमने देखे थे किसमें, क्रॉस ओवर, कोहर्ट और केस कंट्रोल स्टडी में। अब इसमें हम कैसे कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट रिस्क मेजर कर रहे हैं या रिलेटिव रिस्क मेजर कर रहे हैं, तो उसका उसमें कैसे कर रहे हैं हम ये चेक करेंगे अब कि एब्सोल्यूट रिस्क क्या है कि कोई भी आउटकम जो हो रहा है उसका चांस कितना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड पॉइंट्स ट्रीटमेंट ग्रुप के देखे, ठीक है, यानी आपने कोई भी एंड पॉइंट सेलेक्ट किया, आपका प्राइमरी एंड पॉइंट क्या था कि इतनी % रिडक्शन होनी चाहिए, अगर आपने एंटी डायबिटिक ड्रग दी है तो उसमें इतने कंट्रोल रहना चाहिए उसकी डायबिटीज पेशेंट की, तो वो हमारा प्राइमरी एंड पॉइंट है। सेकेंडरी एंड पॉइंट क्या है, अच्छा अगर इतनी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कंट्रोल नहीं हो रही या इस लिमिट में नहीं रह रही तो ठीक है, एक और आपने कुछ लिमिट सेट किया सेकेंडरी जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारा ये वाला एंड पॉइंट कंसीडर हो जाएगा, तो आपने ये देख लिया। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कितना रिस्क है कि ये सब होगा भी या नहीं, ठीक है, ये आउटकम जो आप सोच रहे हैं वो जनरेट हो भी रहा है या नहीं, ठीक, तो आपने वो मालूम करना है। अब उसके लिए हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। आपने सबसे पहली चीज तो क्या है, आप उसमें दो चीजें जैसे हमने पहले पढ़ा था RR और OR में, ये या तो रिस्क इंक्रीज होता है या रिस्क डिक्रीज होता है, ठीक है। जब आप कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आप कोई रिस्क फैक्टर से एक्सपोज करते हैं तो दो ही चीजें हो सकती है ना, अगर वो सेम रह रहा है तो उसका मतलब है कि आपका रिस्क फैक्टर या आपकी ट्रीटमेंट जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या है डिफरेंस दो तरह से मालूम कर सकते हैं कि इट कैन बी एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन यानी कमी हो रही है, या इट कैन बी एब्सोल्यूट रिस्क इंक्रीज कि आपका रिस्क जो है ना वो उस इंटरवेंशन के बाद जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो एब्सोल्यूट रिस्क डिफरेंस क्या है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंस इन द एक्सपोज ग्रुप एंड द इंसिडेंस इन द अनएक्सपोज ग्रुप। जो आपकी दो अगर आपने ट्रीटमेंट अप्रोचेस की हैं तो उन दोनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो अगर वो कंट्रोल इवेंट में यानी आपके जो भी प्लेसिबो है या दूसरी दो में से कोई एक है तो वो क्या है आपका CER है, और एक्सपेरिमेंटल इवेंट जो आप दे के इंटरवेंशन करके चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका ER है। और ARD को एब्सोल्यूट रिस्क डिफरेंस को आप कैसे मालूम कर सकते हैं, ER माइनस CER, यानी अनएक्सपोज ग्रुप या अनट्रीटेड ग्रुप या फिर कंट्रोल ग्रुप जो है वो CER है, उसमें वो इफेक्ट कितना आ रहा है, वो आपका आउटकम था वो कितना शो हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आप किसकी थ्रू मालूम कर सकते हैं, ER माइनस CER, आपके एक्सपेरिमेंटल में क्या कितना शो रहा है और आपके कंट्रोल में कितना शो रहा है, तो आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट रिस्क डिफरेंस। देखिए लास्ट वाली स्टडीज में OR RR HR देना इंपॉर्टेंट है, इस तरह इधर आपको क्या देना जरूरी है, एब्सोल्यूट रिस्क डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए कि कितना डिफरेंस आपकी स्टडी जनरेट करी है, उसी की बेसिस पर आप कहेंगे ना कि आपके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट थे या नहीं, यानी आपने जो आउटकम सोचा था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? थ्रू डिफरेंट मेथड। तो वन ऑफ द मेथड इज ARD। उसके अलावा नंबर नीडेड टू ट्रीट, कि आपने कहा कि आपकी जो एब्सोल्यूट रिस्क है ना वो कम हो रहा है। ठीक है, आपने जो इंटरव्यू किया था उसमें जो आउटकम आ रहा है उसमें रिडक्शन हो रही है रिस्क में, ज्यादा नहीं हो रहा, सेम भी नहीं रह रहा। ठीक है, तो उसको हम नंबर नीडेड टू ट्रीट से शो कर सकते हैं। 1/ARR, ये जो भी आपका रिस्क रिडक्शन हुई है वो आप कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो है अच्छा, डिफरेंट पैरामीटर दिए हुए हैं कि इट्स अप्लाइड टू क्लिनिकल आउटकम विद डाइट परफॉर्मेंस डेटा। मैंने जिसमें नॉर्मली आप दो ऑप्शन में जवाब दे रहे होते हैं, यस और नो, अराइव और डेट। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसकी बेसिस पर आप NNT, कहीं पे NNT यूज कर रहे होते हैं, कहीं पे ARD यूज कर रहे होते हैं। सही। इसी तरह रिलेटिव रिस्क में जो है, ठीक, वही डिपेंड करते हुए आपके आउटकम क्या है, आप किस टाइप का रिजल्ट जनरेट करते हैं, कहीं पे आप रिलेटिव रिस्क बता रहे होते हैं। ठीक, वहां पे भी था RR आपके पास, लेकिन वो RR जो है वो स्पेसिफाइड था रिस्क फैक्टर से रिलेटेड ग्रुप में। अगर आपको याद हो, हमने कंटीजेंसी टेबल किया था पीछे, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक्सपोज है या नहीं, रिस्क फैक्टर से एक्सपोज है तो डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो वो था RR आपका। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे RR इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोचेज जो आप दे रहे हैं उसकी, जो इंटरवेंशन कर रहे हैं उसकी बेसिस पे मालूम कर रहे हैं। ठीक, टोटल भी वही है कि RR ज्यादा भी हो सकता है, RR कम भी हो सकता है। रिलेटिव रिस्क जो है वो बढ़ भी सकता है, कुछ आउटकम आने का, रिलेटिव रिस्क कम भी हो सकता है। ठीक है, वो आप मालूम कर रहे हैं थ्रू दिस। ठीक है, उसमें भी यही है, आपके पास दो चीजों के रिस्क होते हैं ना, कि आपके एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है, ठीक है, आपका जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसमें क्या आ रहा है, और आपका जो कंट्रोल या प्लेसिबो जो भी आप ले रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, ER और CR। तो उसकी बेसिस पर आप आराम से रिलेटिव रिस्क भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा, इसमें हम एब्सोल्यूट जो रिस्क था वो भी यूज कर रहे हैं, कि एब्सोल्यूट तो वो चीज है ना जो कि ओवरऑल आपकी स्टडी को डिफाइन कर रहा है कि जी ये तो होना ही है, ये चांसेस में है। तो आप क्या करते हैं, जब आप स्टडी डिजाइन करते हैं ना, तो आप इन सारे फैक्टर्स को ऑलरेडी कंसीडर करते हुए चल रहे होते हैं। ठीक, तो RR क्या है, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, वो आप ARR डिवाइड बाय CR करके कर रहे हैं, उसी को 1 - RR करेंगे तो आपके पास रिलेटिव रिस्क रिडक्शन आ सकती है, अगर रिलेटिव रिस्क ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब आप जब आप कोई भी स्टडी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है कि वो कितनी सेंसिटिव है, वो कितनी स्पेसिफिक है, और वो कितना प्रेडिक्ट कर रही है सही। ठीक है, जो भी आपने रिसर्च टारगेट रखा था उसको। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि उसमें ट्रू पॉजिटिव्स कितने आ रहे हैं। यानी आपने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि भाई मैंने ट्रीटमेंट की, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल सही है, जो मैंने रिजल्ट शो किया है दे आर ट्रू पॉजिटिव, दे आर नॉट फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो वो जितने ट्रू पॉजिटिव है ना वो आपके स्टडी डिजाइन की सेंसिटिविटी को शो कर रहे हैं, कि आपका स्टडी डिजाइन जो है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ है, वो सेंसिटिव है, जो वो चेंजेस माइन्यूट आ रही थी बीच में, वो उसको जो है उसके चांसेस को माइनस कर रहा है, तो वो आपका क्या है, सेंसिटिव हुआ। ठीक, इसी तरह का अगर वो आपके ट्रू नेगेटिव्स को, बाद दफा क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, वो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन वो पॉजिटिव शो हो रहा होता है। ठीक है, इट कैन बी थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट, या ये कि जो भी आप पैरामीटर रखा है अपने आउटकम को एनालाइज करने के लिए, उसमें वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक, लेकिन वो नहीं था, वो नेगेटिव था एक्चुअली। तो कितने ट्रू नेगेटिव्स हैं जो आपकी स्टडी सही से रिपोर्ट कर रही है, उनको फॉल्स पॉजिटिव नहीं शो कर रही है, तो वो उसकी स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि वो किस चीज को टारगेट कर रही है। वो नेगेटिव अगर कर रही है तो फिर उसको नेगेटिव ही आना चाहिए, उसको पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये कि फॉल्स नेगेटिव ना आए, सही पॉजिटिव हो। कि अगर आप कह रहे हैं कि जी ये ट्रीटमेंट का इफेक्ट आ रहा है, तो वो ट्रीटमेंट का इफेक्ट ही हो, उसमें कोई बायस, कोई एरर ना हो पीछे, तो आपकी सेंसिटिविटी होती है स्टडी की। इसी तरह ये कि वो फॉल्स पॉजिटिव भी ना दे जाए, वो सही अगर नेगेटिव है कि नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है। सही है, तो ये सब चीजें क्या है, डिफाइन करती हैं आपकी स्टडी की वैलिडिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को। कि अगर ये सब फैक्टर्स उसके सही हैं तो आगे आपकी स्टडी जो है वो सारे पैरामीटर्स पूरे कर रही है, तो वो आगे भी अप्लाई हो सकती है। ठीक, तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई।
बस क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट विद पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट वो एक्चुअली हैव द डिजीज, तो वो आपकी क्या है एक वैल्यू के थ्रू प्रोडिक्ट कर रहे हैं हम। इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स जिनके पास नेगेटिव टेस्ट है लेकिन जो है उनके पास डिजीज भी नहीं है, तो वो आपकी नेगेटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू हो गई है। ठीक, अच्छा, इसको भी डिफरेंट आप देख सकते हैं तरीके से कि आपने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया। अब ये भी हो सकता है कि वो टेस्ट पॉजिटिव जो आया वो सही पॉजिटिव आया, वही वाली बात कि वो सेंसिटिव था, उसने ट्रू पॉजिटिव दिया। लेकिन ये भी हो सकता है चांसेस के फॉल्स पॉजिटिव हो। ठीक है, तो उसको कैसे मेजर हुआ है कि टीपी प्लस एफ पी आपका ये था। ठीक, और आपने उसको जो है फॉर्मूले के थ्रू उसकी सेंसिटिविटी पहले से निकाल ली कि आपने देखा ट्रू पॉजिटिव कितने आए, उसको डिवाइड किया ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के साथ कि कितने चांसेस हैं कि फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। तो आप पहले से अपनी स्टडी में इस फैक्टर को इंक्लूड कर लेंगे कि भाई इतने चांसेस हैं कि हमारे फॉल्स नेगेटिव आएंगे, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह टेस्ट नेगेटिव आया, तो वो टेस्ट नेगेटिव क्या हो सकता है कि हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव आ गया हो जबकि वो नेगेटिव था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके जो रिजल्ट हैं वो सही नहीं हो सकते। तो ये स्पेसिफिसिटी भी अपनी ड्रेस की आप पहले से मालूम कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर आप जो होता है ना चांसेस ऑफ एरर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सब चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतने परसेंट हैं कि ये चांसेस हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अल्फा और बीटा, ठीक है, कि एरर की भी टाइप्स होती हैं, तो हम इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए अपने चांसेस ऑफ एरर निकाल सकते हैं। ये अब इसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि लिटरेचर रिव्यू देख रहे होते हैं कि अगर लिटरेचर में कहीं सेम चीज रिपोर्ट हुई है अगर आपके टेस्ट से रिलेटेड तो बेस्ट है, वरना ये होता है कि आप कुछ एक स्पेशल ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, आप अपना एक इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसमें सैंपल जो साइज है वो कम होता है, लेकिन उससे आप ये सारी जो वैल्यूज होती है ना जनरेट कर लेते हैं, एरर की, पॉसिबल सेंसिटिविटी की, स्पेसिफिटी की। ठीक, अगर लिटरेचर रिव्यू में अवेलेबल है तो फिर आपको ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि आप स्मॉल ग्रुप लें उसमें परफॉर्म करें। अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आपको जनरेट करने के लिए करना पड़ता है। तो उसको डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल नई प्रोडक्ट पे स्टडी कर रहे हैं या कि आप जो पहले से स्टडी की थी उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास होती है फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज भी, कि इकोनॉमिकली भी इफेक्ट देख रहे होते हैं हम कि क्या पढ़ा है। इट कैन बी कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कैन बी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, और इट कैन बी कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन में देख रहे हैं कि आपने जो डिफरेंट थेरेपीज थी जो कि कंपेयर हो सकती हैं उनमें कितना कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं में चलता है कि जिनमें आपका रिजल्ट सेम हो, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उनका काम क्या है कि वो हाइपरटेंशन कम करेंगे, एंटी डायबिटिक ड्रग का काम क्या है वो डायबिटीज कम करेंगे। ठीक है, तो उनमें हम चेक कर रहे हैं कि आखिर जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है उन थेरेपीज में। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या है कि हमने ब्लड प्रेशर कम करना है, ब्लड ग्लूकोज कम करना है। ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है उस कॉस्ट में या नहीं। अगर हमारी जो अगर एक कॉस्ट हम कम करके वो टारगेट अचीव कर सकते हैं तो हम ऑब्वियसली इफेक्टिव कॉस्ट की तरफ जाएंगे, तो हम ये मालूम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, कॉस्ट यूटिलिटी भी यही है कि हम वी आर एक्चुअली वेइंग द आउटकम्स सो दैट द इम्पैक्ट कैन बी मेजर्ड इन रिलेशन टू कॉस्ट। अब इसमें से ये डिफरेंस है कि ये मोर्टेलिटी से रिलेटेड देख रहा होता है कि डेथ कितनी हो रही है कि, और जहाँ पे बात अभी होता है मोर्टेलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो वहां पे वो देख रहा होता है लाइफ ईयर्स जो आपके होंगे उनके कम। ठीक है, क्वालिटी मुझे बेटर अच्छा, अब हम कुछ केसेस देखते हैं कुछ जिससे हमने जो पढ़ा है हम अप्लाई करके देखते हैं कि हम हमें जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं, हम अप्लाई कर सकते हैं यानी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी कंडक्ट की गई, ठीक है, उसमें देखा गया उन्होंने कि रिजल्ट्स जो है उसको नॉक्स बैलेंस से कंपेयर किया उन्होंने, तो टोटल जो उसके बाद वीटी आ रहा है उसके नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है। जो 17 टोटल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म केसेस आउट ऑफ 1513 पेशेंट्स। ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ग्रुप 1, और 57 टोटल आउट ऑफ 1473 पेशेंट्स इन ट्रीटमेंट ग्रुप 2। ठीक है, तो वो कह रहे हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन क्या है। ठीक है, हमने कहा कि हमने एक ड्रग यूज की उसका रिस्क रिडक्शन दूसरे केस में क्या है। अब इसमें क्या है, टोटल 17 जो आपके आए हैं वो क्या है
एक्सपोज डिजीज आपकी आई है, ठीक। तो 17 हमने यहाँ पे क्या देखा था, डिवाइडेड बाय जो हमने रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला था, उसमें क्या था कि उसको हमने डिवाइड किया था आपके टोटल नंबर से। कितना था आपका टोटल नंबर, सही है। फिर 17 डिवाइड बाय 15 13। और इसी तरह 57 जो था वो था, हमने कहा जो कंट्रोल आपने यूज किया था, यानी कि आपका दूसरा ट्रीटमेंट ग्रुप नंबर 1 जिससे आपने कंपेयर किया था इनॉक्सापेरिन, तो आपने क्या किया 57 डिवाइड बाय 1473। तो हमने देखा था कि उसके बाद हमने जब इसको परफॉर्म किया उस फॉर्मूले में रख के, तो हमारे पास आंसर आया। अगर आपने वो वाला नहीं सेव किया है तो यू कैन सी इट हेयर कि हमने इनको डिवाइड किया, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आ रहा है 20.29 आ रहा है, ठीक। लेकिन ये 0.29 क्या रिलेटिव रिस्क है। यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, व्हाट इज रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। फिर हमने देखा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में हमने कहा था कि हम 1 माइनस आर आर भी कर सकते हैं, यानी 1 जो आपके यूनिटी का नंबर हमने कहा ना, जो हम उससे ज्यादा या कम में कंसीडर कर रहे होते हैं, वो माइनस करेंगे तो हमें रिडक्शन या फिर इंक्रीज के फिगर देगा। तो हमने कहा 1 माइनस रिलेटिव रिस्क है, तो हमारे पास 1.29 क्या आया 70%, यानी 0.7% जो है या 71% जो है हमारे, उनमें जो है चांसेस हैं कि वो ट्रीटमेंट नंबर 1 से जो है उनमें रिडक्शन होगी, ठीक। कैसे, आपने अभी वही देखे थे सारे मेथड में कि आर आर ए आर आर थे, वो क्या बता रहे थे, कंपेयर कर रहे थे ना कि आपने जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज किया था उसका रिजल्ट वैसा आ रहा था या नहीं। तो उन्होंने कहा डिजीज वाले में 15 में से 13 में से 17 को जो है ना सिर्फ केसेस रिपोर्ट हुए जिनको बीटी हो रहा है, ठीक। लेकिन जो आपने ट्रीटमेंट नंबर 2 था एनॉक्सापेरिन वाला, उसमें 1473 में से सिर्फ 57 केसेस रिपोर्ट हुए। 57 आप वर्चुअली देखकर ही बता सकते हैं 57 इज मोर देन 17। तो आपका जो फर्स्ट वाली अप्रोच है वो ज्यादा बेहतर है, एग्जाम वाली जो अप्रोच है ट्रीटमेंट अप्रोच वो बेहतर है एज कम्पेयर टू एनॉक्सापेरिन। तो अब आपने इसको स्टैटिस्टिकली भी शो कर दिया, कैसे रिलेटिव रिस्क रिडक्शन निकाल दिया, वही फॉर्मूला आपने यूज किया जो हमने पहले पढ़े थे, और उसकी बेसिस पर आपका आया कि 71% जो है वो रिडक्शन हो रही है ट्रीटमेंट ग्रुप 1 से एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट ग्रुप 2, ठीक है। तो इस तरह आप रिस्क निकाल सकते हैं अपनी किसी भी ट्रीटमेंट के बाद। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि हमने कोहॉर्ट स्टडी परफॉर्म की है, ठीक है, जहाँ पे हमने एसोसिएशन देखी है एस्प्रिन की और कोलोरेक्टल कैंसर की, ठीक है। और उन्होंने कहा हमने जब एसोसिएशन चेक की तो उसमें हमने देखा तो हमने विटामिन 2 जो है टैबलेट्स दी हैं पर वीक। वहाँ जो जनरल यूज उन्होंने रखा कि हमारा जो इस फैक्टर का हमने वैल्यूएट करना है वो क्या है, वी आर गिविंग greater than 325 milligram tablets per week to the patient, ठीक है। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि उन्होंने कोलोरेक्टल चांसेस जो है वो कैंसर के चांसेस वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और उसको हमने कितना उसे तक फॉलो अप किया है 20 ईयर्स तक, ठीक है। अगर यहाँ पे कोहॉर्ट ना भी लिखा हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कोहॉर्ट ही यूज किया, क्योंकि हम फॉलो अप की बात कर रहे हैं, सही है। हम एक्सपोज कर रहे हैं हमें स्क्रीन यूज से, और हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं किस पे, कोलोरेक्टल कैंसर पे देख रहे हैं, ठीक है। आपकी डिजीज देख रहे हैं कि डिजीज पे उसका क्या फर्क आ रहा है। तो आपने क्या किया, वैसी बात है, हमने कोहॉर्ट स्टडी परफॉर्म की है, ठीक, फॉलो अप देखा है उसका। तो अब हमें देख रहे हैं कि अब उसके बाद क्या मोर्टेलिटी है कोलोरेक्टल कैंसर, कितना इफेक्ट आ रहा है स्प्रिंग यूज के बाद, क्या उस स्प्रिंग यूज के बाद कोलोरेक्टल के चांसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक। तो जो डिफरेंस वही आता है कि आपने कहा कि जो डू टेक एस्प्रिन ग्रेटर देन 2 times a week, they have 23% lower risk of chances. Those who take aspirin greater than and less than 23 times per week has 0.77% lower risk of colorectal cancer. यानी हमारा एक जगह जो है ना उसके चांसेस जो 23% कम हो रहे हैं, एक जगह उसके चांसेस 0.77% कम हो रहे हैं, या फिर ये जो हो रहा है तो उसके चांसेस 77% कम हो रहे हैं, या फिर उसके जो है रिडक्शन हो रही है, यानी रिस्क की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं जी ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है वो 23%, सही है। तो अब आपने ये देखना कि इनमें से कौन सा सही है, या कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपने क्या देखा था कि आपने देखा कि एसोसिएशन क्या है, एक रिस्क फैक्टर की वजह से आपकी डिजीज पे क्या फर्क पड़ रहा है। रिस्क फैक्टर आपने क्या लिया, स्प्रिंग यूज लिया, आपने कहा अगर ग्रेटर देन 2
वो टैबलेट यूज कर रहे हैं तो जो है उससे कोलोरेक्टल कैंसर पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, आपके रिस्क फैक्टर से आपकी डिजीज पे फर्क आ रहा है, ठीक है, आपने 20 ईयर्स पे उसको फॉलो अप किया है, तब आपका क्या ख्याल है, आप कैसे मालूम कर सकते हैं इसे? रिलेटिवनेस का हमारे पास क्या है 0.77, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दे दिए 95%, और उसकी जो वैल्यू रेंज है वो 0.67 से 0.88 के दरमियान है। तो कैसे, आपको क्या लगता है इनमें से क्या सही होगा? रिस्क जो है आपका वो 0.77 है। अभी हमने देखा था पीछे के उसी से लेके आप रिलेट करें तो बहुत जल्दी से इसका आंसर जनरेट हो जाएगा। 100 में से आपने कहा 77% चांसेस हैं कि जो है हमारा जो इफेक्ट है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास उसके लोअर चांसेस कितने हो गए, 23% हो गए, सॉरी 100 में 77% चांसेस हैं कि वो हो रहा है, और जो हमने देखा कि उसका 23% क्या है, वो लो रिस्क है, यानी चांसेस जो है वो यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन 2 तो वो कम होते जा रहे हैं, सही है। आपने अगर कैलकुलेट करें उसको तो 100 माइनस 77 आपका आंसर वही आ रहा है, 23% आपकी रिस्क रिडक्शन हो रही है, तो इसमें से आपका ये वाला आंसर सही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली रिलीज स्टेटिन इज एसोसिएटेड विद लेस मायोपैथी देन अदर करंटली अवेलेबल स्टेटिन, ठीक है, स्टेटिन यूज हो रही है आपकी एंटी हाइपरटेंसिव, आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनका रिलेशन क्या है मायोपैथी के साथ, ठीक, तो उसमें आपने जो है रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी की है, ठीक, अब दो चीजें आ गई हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव है तो उसका मतलब क्या है, पास में जा रहे हैं आप, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो केस कंट्रोल स्टडी है क्योंकि उसमें आप पास में जाते हैं, ठीक, और मैंने देखा है कि 2 इयर्स पास में जाके कि उसका इफेक्ट आ रहा है, तो 2 इयर्स पहले गए हैं वो, तो उसका मतलब है उन्होंने कुछ सर्वेस किए हैं, कुछ इंटरव्यूज किए हैं, कोई मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो देखा है पेशेंट्स का, ठीक, तो अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिस्क फैक्टर्स फॉर स्टेटिन इंड्यूस मायोपैथी वर नॉट असिस्ट, हाउएवर बोथ द केसेस एंड द कंट्रोल्स ऑफ द स्टडी हैड आइडेंटिकल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी ये कि उन्होंने कहा कि सिलेक्शन बायस तो कहीं नहीं आ सकता इसमें, आइडेंटिकली उन्होंने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की हैं, टेस्ट भी सही से परफॉर्म किए हैं, ठीक है, तो अब आपने बताना है कि कौन सा बायस इस स्टडी डिजाइन में हो सकता है, कंफाउंडिंग वाला हो सकता है कि उन्होंने कोई कंफाउंडिंग फैक्टर नहीं दिया, रिकॉल हो सकता है कि जी वो सही से रिकॉल नहीं कर सके पास्ट एक्सपीरियंस को, डायग्नोस्टिक बेसिस पर हो सकता है, या मिस क्लासिफिकेशन यानी उन्होंने ग्रुप सही डिवाइड नहीं किए, डायग्नोस्टिक तो आप निकाल दें क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन का आइडेंटिकल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की है, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कंफाउंडिंग वाला मामला हम तुम चेक ही एक चीज कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम कंफाउंडिंग के फैक्टर को माइनस करते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब है शुरू से मिस क्लासिफिकेशन ही नहीं है क्योंकि उन्होंने केस कंट्रोल किया है, ऐसे ज्यादा क्लासिफिकेशन में ज्यादा की भी नहीं है उसमें, तो आपके पास चांसेस क्या हुए, आखिरी बचे बी, यानी आपके पास चांसेस ऑफ बायस कौन से यहाँ पे, रिकॉल बायस ही है, ठीक है, आपका जब रेट्रोस्पेक्टिव आ गया तो सबसे पहला चांस क्या होता है कि रिकॉल सही से नहीं किया गया, तो यहाँ पे क्या है, रिकॉल बायस है। अच्छा, अब आपने कहा कि रिकॉल बायस है, तो अभी हमने पढ़े थे पीछे कि हम इंटरनली वैलिडेट करते हैं, एक्सटर्नली वैलिडेट करते हैं, एक्सपोजर को असेस करते हैं और रिस्क रेशो के थ्रू, ठीक है, और नीड टू ट्रीट नंबर हम मालूम करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो है आप इसके थ्रू देख रहे होते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आपका रिकॉल बायस था तो उससे किस चीज पे इफेक्ट आ रहा था, आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी पे आ रहा था, आपकी इंटरनल पे आ रहा था, असेसमेंट पे आ रहा था, नंबर ऑफ पेशेंट्स पे आ रहा था, बायस किसको इफेक्ट करेगा वो वाला, क्या वो एक्सटर्नल वैलिडिटी को इफेक्ट करेगा, जबकि बायस क्या कर रहा है, आपके स्टडी डिजाइन को, आपके जो स्टडी आपने कंडक्ट किया उसी को इफेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ एक्सपोजर तो नहीं आ सकता इसमें क्योंकि वो बायस जो है वो ऑलरेडी जो हो चुका है असेसमेंट, जो रिस्क फैक्टर से गुजर चुके हैं एक्सपोज है उन्हीं को देख रहा है वो, ठीक, और असेसमेंट का मेथड भी उन्होंने कहा उन्होंने डायग्नोस्टिक यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी उन्होंने कहा एक्चुअल उन्होंने सही डायग्नोस्टिक वैल्यूज यूज की हैं तो वो भी माइनस हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट भी उन्होंने डिसाइड किए हैं वो सही है क्योंकि वो 2 इयर्स तक उन्होंने उन पेशेंट्स को लेके चले हैं,
तो एक्चुअली आपकी क्या कर रहे हो, बायस आपकी इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करा था ना। आपकी जो स्टडी जो आपने कंडक्ट की वो सही नहीं हुई। हमने पढ़ा था ना कि ये सारे फैक्टर जो है, रिकॉल, सिलेक्शन, मिस क्लासिफिकेशन, ये सब क्या कर देते हैं, आपकी स्टडी की वैलिडिटी को कम कर देते हैं। क्योंकि यही सही नहीं होगी तो आप कैसे कहेंगे जो आपने स्टडी किया वो सही है। ठीक, तो ये आपकी किसको कर रहा है, इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह डिफरेंट एंटी हाइपरटेंसिव, सॉरी स्टैटिन जो है एंटी हाइपरटेंसिव है, नहीं वो उसी तरह लेकिन हम कोलेस्ट्रॉल केस में देख रहा था, जब भी उन्होंने मायोपैथी से लेट किया था। यही है कि आपको डिटेल आपके पास होगी, आपको उसको एक्सप्लेन भी करना होगा ताकि सामने वाले को सही समझ में भी आए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। सही, अच्छा। इसी तरह आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देख रहे हैं डिफरेंट, उसमें आप निकालें ऑड्स रेशो। अच्छा, अब कोई बताएगा ऑड्स रेशो से, अभी दो तीन दफा ये चीज बार बार रिपीट हुई है कि ऑड्स रेशो जो है वो क्या बता रहे होते हैं हमको, कौन सी स्टडी टाइप बता रहे होते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, इतनी दफा हमने रिपीट किया ये कि ऑड्स रेशो हमें कौन सी स्टडी बता रहे होते हैं। हमने डिफाइन किया था कि ये तो रिस्क रेशो स्पेसिफिक स्टडी को बता रहा था, और रेशो स्पेसिफिक स्टडी को शो कर रहा था स्टडी डिजाइन को। इसी तरह एब्सोल्यूट रिस्क रेशो, रिलेटिव रिस्क रेशो दूसरी स्टडी डिजाइन को शो कर रहा था। OR शो कर रहा था हमारी केस कंट्रोल स्टडीज को, ठीक है। RR शो कर रहा था हमारी कोहॉर्ट स्टडीज को। HR शो कर रहा था हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को। ARR और RR ट्रिपल R हमारा शो कर रहा था, जो एनालिसिस था हमारा शो कर रहा था रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को, ठीक है। टारगेट स्टडी की बेसिस पे जो आप किस तरीके से मेजर कर रहे हैं उसको, वो भी आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम सबसे पहली चीज स्टैब्लिश हो गई कि हम केस कंट्रोल स्टडीज कंपेयर स्टडी जो है वो यूज कर रहे हैं, स्टडी डिजाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या कंपेयर किया है कि हमारा जो फर्स्ट ट्रीटमेंट ग्रुप है, इसमें हमने क्या हुआ कि हमारी जो लो डोज डायबिटिक्स गई हैं, सॉरी ट्रीटमेंट गई है, रिस्क फैक्टर से जो एक्सपोज किया है वो क्या है कि हमने लो डोज डायबिटिक्स दी है, और हमने उसे कंपेयर किया है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, किसके लिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इवेंट्स के लिए। तो आप रिस्क फैक्टर की जगह इन दो ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इफेक्ट किस पे देख रहे हैं, आपकी डिजीज पे क्या आ रहा है, सही है। आपने लो डोज डायबिटिक्स दी है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हैं और उनको कंपेयर किया है। अब आपने कहा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जो चांसेस हैं वो 0.84 है, ठीक, यानी 84% है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है इसकी, 95% है, और 0.75 टू 0.95 के दरमियान इसकी वैल्यू है, ठीक। अच्छा, एक चीज पहले बताया हो गई कि जैसे हमने पढ़ा था ना, वन इज इंडिकेटिंग इन RR एंड OR कि सेम है, इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू भी देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यानी ये कि कोई डिफरेंस आया है, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है या फिर सेम रहा है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है रिजल्ट की, जो मालूम करना चाहेंगे इस बारे में बता रहे हैं या नहीं, ठीक है। 0.75 टू 9.95 का मतलब ये है कि विद इन द रेंज है, सही है, और वो 0 या 1 को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा रिजल्ट आपका सिग्निफिकेंट होता है। अगर ये डिफरेंस आपका CI वाला, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला बहुत ज्यादा होता है, तो वो वन को क्रॉस कर रहा होता है, तो नॉर्मली हम उसको कहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो आपने रिजल्ट जनरेट किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये कि वो कुछ इफेक्ट जो आप देख रहे हैं दो चीजों का, या रिस्क फैक्टर का डिजीज पर, तो वो आपका नहीं है यहाँ पे, सही है। तो सिग्निफिकेंट नहीं है रिजल्ट की, लेकिन ये शो कर रहा है कि आपका रिजल्ट तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद लो डोज डायबिटिक्स इज मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देन ट्रीटमेंट विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। जो दो आपके ट्रीटमेंट ग्रुप्स थे या एक्सपोज ग्रुप्स थे फैक्टर्स के, उसमें हमने कहा कि ग्रुप 1 जो है ना, यानी लो डोज डायबिटिक्स है, वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट ग्रुप नंबर 2, ठीक है। दूसरे में आपने कहा कि जो है ट्रीटमेंट नंबर 2 जो ग्रुप 2 था आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाला, दैट इज मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट ग्रुप नंबर 1, यानी डायबिटिक्स आपकी।
तीसरे में आपने कहा तो जो भी रिजल्ट आया वो आपका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था, यानी कि ट्रीटमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो रिजल्ट था वो सेम था, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं था। तो ये वाला तो आपका माइनस हो गया ना, क्योंकि हमने उत्तर देख लिया कि सीआई की जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा जो 84% आ रहा है वो भी आपको शो कर रहा है कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो आई है, ठीक है। हमने कहा था ना 1 के बराबर है, तो उसका कभी सिग्निफिकेंस नहीं है या सेम रिजल्ट आ रहा है में, लेकिन ये भी हमारा 0.84 है। इधर से हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारा डिफरेंस आ रहा है, कोई सिग्निफिकेंस शो हो रही है हमारी स्टडीज की, ठीक। फिर फोर्थ वन क्या है, द ऑल्सो डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स व्हेन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन with low dose of diuretics are lower than when using calcium channel blockers, ठीक है। वही जो चांसेस हैं उस कार्डियोवास्कुलर इवेंट के वो कम हो रहे हैं, ऑड्स वार्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑड्स रेशो की बात कर रहे थे ना। तो अब आप केस कंट्रोल स्टडी की बात कर रहे हैं, तब हम आराम से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा वाला सही है। हम इसमें जो है ना इफेक्टिवनेस मालूम कर रहे हैं, जो हमारे दो उसमें शो हो रही है, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है। हम दोनों में कारण एक दूसरे ज्यादा इफेक्टिव है। हम क्या कर रहे हैं, और रेशो मालूम कर रहे हैं, हम एक्सपोज करके देख रहे हैं, सिर्फ हम इंटरवेंशन करके नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारा फोर्थ वाला सही है, क्योंकि हमने जब भी 5 डेटा था वो भी उठा नहीं किया ना केस कंट्रोल में, हमने उनको सिर्फ दी नहीं थी, हमने सिर्फ देखा था कि भाई लोग डायबिटीज से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हम तो मालूम नहीं रेशो कर रहे थे, हम तो कभी केस कंट्रोल स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। कंफ्यूजन क्लास होता है, हम तो इसका मतलब है कि हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करनी है, जबकि हमने वो नहीं किया हुआ। हमने क्या किया हुआ, सिंपल केस कंट्रोल स्टडी की हुई है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा को यूज किया हुआ है, ठीक। तो हमारे तीनों फैक्टर हमें कहते हैं हमारा फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। सॉरी, ठीक। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमारे एग्जाम्पल से थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट जो थे हमारे मेजर वो क्लियर होंगे। साहब थैंक यू सो मच जी, काफी कुछ क्लियर हुआ है, काफी चीजें जो बहुत पहले से पड़ी हुई थी आज अच्छे तरीके से समझ आई हैं। कोई पार्टिसिपेंट जिसका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। अच्छा क्या है, प्लीज मैं माइक थोड़ा डिस्टेंस करके देखेंगे, पुराना वाला मैसेज है, ओके। कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। नो, आई वाज नॉट यूजिंग हैंड फ्री। आवाज सही नहीं थी, इसका मतलब है बीवी। Anyone having any question? You can ask, please. I think there's no question. Thank you so much for your time. Thank you so much for this valuable lecture in very detailed, we can say, बड़े आपने उसको elaborate किया बहुत अच्छे तरीके। Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. Jazakallah. Allah Hafiz.